दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्टीमेट एजुकेशन चैनल। हमने जो पिछला वीडियो कवर किया था वेस्टर्न थिंकर्स की जो पॉलिटिकल बुक चलती है उसका फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पेपर था उसका वीडियो बनाया था, वो बहुत अच्छा था। उसमें से क्वेश्चन आए हुए थे आपके 60% तक। तो जो कमेंट मिले, जो दोस्तों से बात हुई, उससे मुझे जो मोटिवेट मिला, उसी पे मैं ये नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। बहुत अच्छा जाएगा और इस वीडियो में आपको उस वीडियो से अच्छी क्वालिटी मिलेगी और साथ ही साथ अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ भी मिलेगा, क्योंकि उस पेपर में पीटीटी की एग्ज़ाम की वजह से ज़्यादा दे नहीं पाया था, लेकिन इसमें अभी टाइम है 3-4 दिन का, तो इसमें आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा और टाइम पर भी मिल जाएगा, लगभग 2 या 3 दिन पहले मिल जाएगा। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं इसके एक एक क्वेश्चन को। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन है, अगर कंपटीशन में भी आया हुआ है तो वो कौन से एग्ज़ाम में आया हुआ है, वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। सीरीज़ खोल लो अपनी ओपन करके और ईयरफोन लगा के रेडी हो जाओ और ध्यान से सुनो। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप व्हाट्सएप पे कमेंट में किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर, या उससे संबंधित कुछ भी हो, किसी भी एग्ज़ाम में आया हुआ हो, चाहे कितना भी लेवल हो, किसी भी हो, मेंस का हो, आर्टिकल हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो। तो देखिए, हम सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं वो करते हैं अति लघुरात्मक प्रश्न एवं उत्तर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड आंसर। देखिए, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, साधारणतः 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक यूरोप में सांस्कृतिक क्षेत्र में जो आश्चर्यजनक प्रगति हुई उसे पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए 14वीं से 17वीं शताब्दी तक लिखा हुआ है। अब देखिए, अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ते हैं ना, तो उसको 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। वो है एंशिएंट हिस्ट्री और मिडवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो जो एंशिएंट हिस्ट्री थी, जो प्राचीन विश्व का इतिहास था, वो बहुत ही अच्छा था। अगर हम वहाँ पे पढ़ेंगे यूनान की सभ्यता, रोम की सभ्यता, तो बहुत ही अच्छी थी, विकसित थी, उनका कल्चर अच्छा था। जबकि जो मिडवल काल आया था सामंतवाद वाला, वो बहुत अंधकार में युग बोल सकते हैं उसे हम, क्योंकि वहाँ पे चर्च का बहुत अत्यधिक प्रभाव आ गया था। क्रिश्चियन आया था, मतलब जो ईसाई धर्म आया था, इस्लाम आया था, उनमें धर्म युद्ध हुए थे, उसके बाद ही पुनर्जागरण आया था। तो उससे पहले धर्म का इतना प्रभाव हो चुका था कि जो कुरीतियाँ थी, राजा में कोई पावर नहीं था, चर्च में पूरा पावर था, बिशप में पूरा पावर था। तो वहाँ से जब उसका एंड हुआ था, जो मध्य युग का एंड हुआ था, उसके बाद में वापस समाज तरक्की करने लगा, तो उसी से पुनर्जागरण हुआ था। एक बार पहले जागा हुआ था, मतलब जो एंशिएंट हिस्ट्री थी वहाँ पे अच्छी खासी विकसित हो चुका था, मध्य में वापस हो गया, वापस जागा, तो इसीलिए यहाँ पे पुनर्जागरण शब्द यहाँ पे आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुनर्जागरण काल के इटली के 2 साहित्यकारों के नाम कम से कम उनकी एक रचना के साथ लिखिए। तो वो देखिए, पुनर्जागरण काल में इटली के 2 लेखक व उनकी रचनाएं निम्नलिखित है। दांते डिवाइन कॉमेडी नाम है इनकी पुस्तक का नाम, और दूसरे है वो है बोकोशिया डेकामेरोन। तो दांते की बात करते हैं तो दांते को क्या कहा जाता है, पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। और इन्होंने है ना एक पुस्तक भी लिखी थी, वो लिखी थी डिवाइन कॉमेडी। और डिवाइन कॉमेडी की मुख्य विशेषता ये थी कि उन्होंने लैटिन भाषा को छोड़कर, यह जो भाषा में लिखी थी वो थी इटली भाषा में लिखी थी, उन्होंने लैटिन भाषा को छोड़कर। और इस पुस्तक में जो है ना डिवाइन कॉमेडी, इसमें स्वर्ग की एक ना, स्वर्ग और नरक की ना काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया गया है। और अगर हम बात करें बोकोशियो की, तो देखिए इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेशियो को माना जाता है। बोकेशियो का जो काल है वो है 1313 से 1375 तक है, और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है ये यही है, क्या, डेकामेरोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इटली में सर्वप्रथम पुनर्जागरण का उदय क्यों हुआ। अब देखिए, हम पढ़ते हैं कि इटली के फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण का है वो प्रारंभ हुआ, तो वो वहीं से क्यों हुआ, अपने इंडिया से क्यों नहीं हुआ, या मिस्र की सभ्यता से क्यों नहीं हुआ, चाइना की सभ्यता से क्यों नहीं हुआ। इस प्रकार के क्वेश्चन है जो ये ना आर्टिकल लिखते हैं ना, वहाँ पे आते हैं, तर्क वितर्क में भी आते हैं, क्यों का जहाँ पे जवाब चाहिए होता है वहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, इटली में सर्वप्रथम पुनर्जागरण के शुरू होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। देखिए, प्राचीन रोम सभ्यता का केंद्र, अगर हम आज भी देखें, रोम क्या है, रोम इटली है, तो वो एक ही देश में है, एक ही देश से संबंधित है। तो रोम सभ्यता का केंद्र क्या था, इटली था। नेक्स्ट देखिए, व्यापारिक समृद्धि एवं विदेशी व्यापार का केंद्र, वे उस समय भी ना व्यापारिक केंद्र का था, समृद्धि थी, क्योंकि अगर हम बात करें एशिया और यूरोप की अगर मध्य में पड़ता है तो ये लोकेशन पड़ती है, इसीलिए ये
व्यापार में भी बहुत ज़्यादा विकसित था। पूर्व की समृद्ध संस्कृतियों से संपर्क। अगर हम वापस वहीं पे जाते हैं प्राचीन इतिहास में, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये प्राचीन रोम और यूनान की सभ्यता थी, ये बहुत अच्छी विकसित थी, बहुत अच्छी थी। इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा चांसेज बनते हैं पुनर्जागरण होने का, शुरू होने का। इटली में नगरों का विकास, तो वहाँ पे इटली में नगरों का विकास हो चुका था। भौगोलिक अनुकूलता के बारे में हम देखेंगे तो देखिए उसके पास में ही समुद्र है, महासागर है, तो वहाँ का इन्वायरमेंट है, जो जलवायु है, क्लाइमेट, वो भी अच्छा है। इटली में शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन, वो भी देखिए। बाकी हम और भी पढ़ेंगे, धर्मयुद्ध पढ़ेंगे, तो वही इटली से संबंधित है। किस प्रकार है वो बड़े वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर थॉमस मूर के बारे में आप क्या समझते हैं। देखिए सर थॉमस मूर इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध साहित्यकार था। उसने यूटोपिया नामक ग्रंथ की रचना की। इस पुस्तक में उसने समाज में व्याप्त दोषों का निरूपण कर एक आदर्श समाज एवं आदर्श राज्य की कल्पना की। तो देखिए सर थॉमस मूर वो इंग्लैंड का है। एक तो प्रथम बात ये, इसने यूटोपिया नामक ग्रंथ की रचना की, और यूटोपिया में क्या किया, जो उस समय समाज में व्याप्त दोष थे उनका निरूपण किया और आदर्श राज्य की कल्पना की। प्लेटो ने भी आदर्श राज्य की कल्पना की थी। यह सर थॉमस मूर का जो क्वेश्चन है यूटोपिया, ये बहुत बार पूछा गया है, लगभग 4 से 5 बार ये पिछले क्वेश्चन में पूछा गया है। देखना, लियोनार्डो द विंसी की चित्रकला की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो देखिए लियोनार्डो द विंसी की चित्रकला की मुख्य विशेषताएं प्रकाश और छाया, रंगों का चयन तथा शारीरिक अंगों का सबल प्रदर्शन है। यहाँ पे देखिए विशेषताएं, प्रकाश और छाया रंगों का चयन, अच्छी तरह से उसने छाया रंगों का प्रयोग किया। शारीरिक अंगों का सबल प्रदर्शन, बहुत अच्छा है, वो शारीरिक अंगों पे बहुत अच्छी बनाए थे। अगर हम लियोनार्डो द विंची की बात करें तो देखिए इसकी सबसे जो फेमस है वो है, एक तो है आप जानते हैं मोनालिसा, और इसके अलावा एक है वो है लास्ट सपर, द लास्ट सपर है। अब अगर हम थोड़ी सी इसके बारे में बात करें, इसके चरित्र के बारे में, तो देखिए लियोनार्डो द विंसी है एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक था। और ऐसा भी माना जाता है कि लियोनार्डो द विंसी है, ये इतना उत्सुक था पढ़ने में, जानने के लिए, कि ये रात में भी शमशान में जाकर हड्डियों को लेके आता था और उनकी फिर खोजबीन करता था, उन पर सर्च करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वीं सदी से ये लियोनार्डो द विंसी का क्वेश्चन भी है ना, बहुत बार आया हुआ है। अगर हम लियोनार्डो द विंसी का राजस्थान हिस्ट्री से कनेक्शन देखें तो देखिए जो किशनगढ़ की जो हम पढ़ते हैं ना, किशनगढ़ कहाँ पे है, तो देखिए हम पढ़ते हैं जोधपुर के राठौड़ में ही आता है। ये डिवाइड होती है एक शाखा किशनगढ़ की, और किशनगढ़ में आता है सावंत सिंह। और सावंत सिंह की जो वाइफ थी उनका नाम था, क्या नाम था उनका, याद नहीं आ रहा, लेकिन उसकी पत्नी थी, उसे भी मोनालिसा ही कहा जाता है। उसके वास्तुकार कौन है, वो राजस्थान की हिस्ट्री में बहुत अच्छे लेवल में उसी शब्द पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। RS प्री में आए हुए हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है, सेम चीज़ें हैं जो विश्व के इतिहास में भी है, राजस्थान के इतिहास में है, तो वहाँ पे आपको एक साथ पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वीं सदी से 14वीं सदी ईस्वी तक यूरोप वासियों के अंधकार में डूबे रहने के कोई 2 कारण बताइए। तो वही बात है, इस युग में 5वीं सदी से 14वीं सदी के मध्य क्या हुआ था, सामंतवाद का युग था। तो शिक्षा के अभाव से बौद्धिक प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। पादरी वर्ग द्वारा धर्म ग्रंथों के स्वतंत्र चिंतन एवं बौद्धिक व्याख्या पर प्रतिबंध। अब उस टाइम क्या हुआ था, चर्च का बहुत बोलबाला था, जो मध्य युग आया था। ये अपनी जो हिस्ट्री की वो चल रही है सीरीज, वहाँ पे इनके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। पुनर्जागरण की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए जो सामंतवाद आया था मिडवल काल, वहाँ पे स्वतंत्र चिंतन की आज़ादी नहीं थी, जबकि पुनर्जागरण में स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन मिला। मानवतावादी विचारधारा का विकास हुआ। मानवतावादी विचारधारा से संबंध देखिए, इससे पहले जो है ना, जो सामंतवाद पढ़ते हैं मिडवल हिस्ट्री का 5वीं से 14वीं शताब्दी तक का, तो वहाँ पे क्या परलोक के बारे में ज़्यादा सोचा जाता था। जो पादरी लोग थे, वो पादरी लोग क्या करते थे, धर्म ग्रंथों के आधार पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे और परलोक के बारे में बताते थे कि दान करो, ऐसा करो, आज्ञा का पालन करो, अनुशासन में रहो। जबकि पुनर्जागरण में क्या हुआ, मानवतावादी विचारधारा का विकास हुआ कि मनुष्य का जो सुख है वो किस कार्य करने में है। ये पुनर्जागरण की विशेषता है। नेक्स्ट देखिए, समुद्री मार्गों की खोज के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए व्यापार एवं वाणिज्य की उन्नति, ईसाई धर्म व पाश्चात्य सभ्यता का प्रसार, साम्राज्यवाद की भावना का प्रोत्साहन। अगर हम देखिए समुद्री मार्गों की खोज, इससे पहले देखिए तो देखिए धर्म युद्ध पढ़ेंगे हम, क्रुसेड्स पढ़ेंगे, वहाँ का उसका रिजल्ट आया था, वो आया था व्यापार एवं वाणिज्य की उन्नति। ईसाई धर्म, अगर हम बात करें ईसा मसीह की, तो वो भी अगर जेरूसलम इंडोनेशिया में उनका जन्म हो चुका था और वो पाश्चात्य सभ्यता का विस्तार कर रहे थे।
समुद्री मार्गों की खोज की, ये 3 परिणाम निकले। जबकि समुद्री मार्ग है वो खुद किसका परिणाम है, तो वो है धर्म युद्ध का परिणाम। और साम्राज्यवाद की भावना को प्रोत्साहन मिला। अगर हम बात करें ईसाई धर्म के में, इस्लाम धर्म में भी हम बात करते हैं तो उनका तो मेन पर्पज ही यही होता था कि दूसरे के धर्म पे अधिकार करना। जैसे हम खलीफा पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बाकी एक बार आपको यही ध्यान रखना है कि व्यापार व वाणिज्य की उन्नति, ईसाई धर्म व पाश्चात्य सभ्यता का प्रसार, साम्राज्यवाद की भावना को प्रोत्साहन। अगर हम बात करें इंडिया की हिस्ट्री में, कासिम शेन, दाहिर शेन 712 में जो अरबों का आक्रमण हुआ था, ईसाई धर्म और पाश्चात्य सभ्यता का प्रसार करने के पर्पज से ही हुआ था वो, तो वो भी आपको ध्यान रखना। एक एक शब्द पे 5-5 घंटे का लेक्चर बन सकता है बड़ी आसानी से, पर आपको यहाँ पे केवल पास होना है। पुनर्जागरण कालीन 3 प्रसिद्ध मूर्तिकारों के नाम लिखिए, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है दोनों तले, सेकंड है गिबर्टी, और जो थर्ड है वो है माइकलो एंजेलो। यहाँ पे माइकलो एंजेलो का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है क्योंकि इन्होंने जो बनाई थी पेंटिंग वो बहुत अच्छी बनाई थी। तो ये देखिए अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार थे। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकलो एंजेलो की कृतियाँ हैं। द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन। द लास्ट सपर है वो लियोनार्डो दा विंची की है, जिसमें ईसा मसीह के लास्ट जो नाइट में भोजन हुआ था उस पर है, और वहाँ पे किसी शिष्य ने धोखा किया था, उनके जो 12 शिष्य थे। इसके अलावा सिस्तान की गिरजाघर की जो छत है वो माइकलो एंजेलो के द्वारा ही बनाई गई थी, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे दोनों तले है, तो दोनों तले के बारे में आप 1-2 शब्द देख लेना, वो भी अच्छा है, उसके बारे में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट बड़े वाले क्वेश्चन में इनके बारे में आएगा। गिबर्टी है, तो गिबर्टी भी है, ये भी उसी समय का है, वो फेमस है, फेमस चित्रकार है, मूर्तिकार है। नेक्स्ट देखिए गैलीलियो कौन था। गैलीलियो इटली का प्रसिद्ध वैज्ञानिक था, उसने दूरबीन तथा पेंडुलम का आविष्कार किया था। यहाँ पे देखिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, क्या वास्तविकता में गैलीलियो ने दूरबीन तथा पेंडुलम का आविष्कार किया था? तो मैं तो मानता हूँ बिल्कुल नहीं किया था। उन्होंने, गैलीलियो से पहले इस चीज़ की खोज हो चुकी थी, ज़्यादातर किताबों में दिया हुआ था गैलीलियो ने खोज की थी, लेकिन उससे पहले खोज हो चुकी थी। इसने केवल उसकी आवर्धित क्षमता है वो उसको बढ़ाया था, तो उसी आधार पर उसने है ना इसका नामकरण कर लिया। बाकी अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री वाली वो बुक है, वहाँ पे इसके बारे में बताया जाएगा कि इसकी खोज किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल की गति के 3 आधारभूत नियमों का प्रतिपादन करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो देखिए सौरमंडल की गति के 3 आधारभूत नियमों का प्रतिपादन करने वाले प्रथम वैज्ञानिक केपलर था। अगर हम केपलर का साइंस में कंपटीशन की दृष्टि से पढ़ते हैं तो वहाँ पे 3 नियम पढ़ते हैं कि ग्रह किस प्रकार गति करते हैं, वर्ताकार करते हैं या गोलाकार में करते हैं, उनका फिक्स गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का कार्य करता है, आकर्षण बल, वो केपलर के 3 नियम है, वो साइंस में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानवतावाद से क्या आशय है? देखिए मानवतावाद का शाब्दिक अर्थ है उन्नत ज्ञान। क्या है उन्नत ज्ञान? है मानववाद का अर्थ मानव जीवन में रुचि लेना, मानव जीवन में रुचि लेना, मानव जीवन को सुखी एवं उन्नत बनाना एवं संसार में मानव के महत्व को प्रतिष्ठित करना। एक तो देखिए यही मैंने पहले बताया था कि मानववाद में मानव के सुख की बात की जाती है, जबकि जो मिडवल काल आया था, मध्यकालीन काल आया था, वहाँ पे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई थी। यूटोपिया की रचना किसने की, वह कहाँ का निवासी था? तो देखिए यूटोपिया की रचना टॉमस मोर ने की थी, वह इंग्लैंड का निवासी था। यह क्वेश्चन बहुत बार बड़े बड़े लेवल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। स्कूल व्याख्या था, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, नेट में तक आया हुआ ये क्वेश्चन है। JRF करने वालों के लिए भी ये काम की है। लियोनार्डो दा विंची के 2 प्रसिद्ध चित्रों के नाम बताइए, तो मैंने ये बता दिए, एक तो मोनालिसा और द लास्ट सपर है। और इन मोनालिसा का क्वेश्चन है राजस्थान में किशनगढ़ छेली से भी बनता है, और वहाँ पे है जैसे निहाल चंद वहाँ का है, एक फेमस है। हाँ, मोनालिसा का जो वास्तुकार है वो निहाल चंद ही है, ये भी मुझे याद आ गया, तो वो भी आप ध्यान रखना। दी लास्ट सफर में क्या है, तो वो ईसा मसीह ने, जो जीसस बोलते हैं, तो जीसस ने जो लास्ट टाइम में जो भोजन किया था यरूशलेम की यात्रा के दौरान, उसमें अपने शिष्यों के साथ भोजन करते हुए दिखाया गया है। और वहाँ पे क्या है, एक तरह से रहस्यमय तरीके से चुप्पी है, साइलेंट है, इसीलिए वो फेमस है। पुनर्जागरण, अच्छा मोनालिसा इतनी ना चर्चा में क्यों होती है, इतनी महंगी पेंटिंग क्यों है? तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं आ रहा तो आप पूछिए, मैं बता दूंगा वहाँ पे। पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है, उसके निर्माता का नाम बताइए। तो देखिए पुनर्जागरण स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना रोम में निर्मित संत पीटर का गिरजाघर है। इसका निर्माण माइकलो एंजेलो तथा राफेल ने किया था। माइकलो एंजेलो के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि जो इसका है 2 चित्र है वो बड़े फेमस है, द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन। इसके अलावा ये आ गया क्या, संत पीटर का गिरजाघर।
अच्छा, ये पीटर कौन था, ये भी अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री में आएगा, यहाँ पे इतना लंबा हो जाएगा कि आपको बोरिंग लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, राफेल के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि राफेल कौन था। तो देखिए, राफेल भी ना उसी समय एक मूर्तिकार था, बहुत अच्छा मूर्तिकार था राफेल। ये फ्रांस का था, कहाँ का था। तो देखिए, राफेल के बारे में है ना हम वहीं पे चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लंबा भी हो रहा है। और ये देखो, इटली का था, इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है और जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र है। राफेल है, ये इटली का था और इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है वो है जीसस की माता मेडोना। अब यहाँ पे मेडोना कौन थी? मेडोना के कहा जाता है कि जो मतलब शादी होने से पहले ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी। वो वहाँ पे एक कहानी छुपी हुई है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं आए तो मुझे पूछ लेना, कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा, कैसे भी। रिफॉर्मेशन, धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ समझाइए। यूरोपवासियों ने 16वीं शताब्दी में पोप के धार्मिक प्रभुत्व को नष्ट करने, कैथोलिक चर्च में फैली हुई बुराइयों एवं कुरीतियों को दूर करने तथा धार्मिक पाखंडों एवं अंधविश्वासों को नष्ट करने के लिए जो आंदोलन शुरू किया उसे धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। अब देखिए, एक धर्म सुधार आंदोलन हुआ था और एक वापस इसकी प्रतिक्रिया में भी हुआ था, उसे वापस बोला जाता है पुनः धर्म सुधार आंदोलन, जो इसकी कमियों को सुधार किया था। रिफॉर्मेशन है, ये जो है पुनर्जागरण के बाद की घटना है 16वीं शताब्दी में। तो उस समय तक जनता में चेतना जागृति आ चुकी थी और क्या पोप के धार्मिक प्रभुत्व को नष्ट करने के लिए, कैथोलिक चर्च में फैली हुई बुराइयों को कुरीतियों को दूर करने तथा धार्मिक पाखंड को नष्ट करने के लिए आंदोलन शुरू किया गया। अगर हम बात करते हैं तो देखिए, मार्टिन लूथर का नाम सुना होगा आपने, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है और उसने क्या बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में भी किया था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। अच्छा देखिए, धर्म सुधार आंदोलन का क्वेश्चन अपने बर्थडे वाले क्वेश्चन में आएगा, यहाँ पे चर्चा करने में कोई फायदा नहीं है। धर्म परीक्षण का अर्थ क्या है? देखिए, पोप पाल तृतीय ने 1542 ईस्वी में रोम में धार्मिक न्यायालय इक्विजिशन की स्थापना की। कैथोलिक धर्म के विरोधियों को दंडित करने, प्रोटेस्टेंटों का दमन करने, नास्तिकों को सजा देने आदि उद्देश्य से इक्विजिशन न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब के सब पुनर्जागरण वाले से लिए गए हैं, पुनर्जागरण के आसपास के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए, पोप पाल तृतीय 1542 में क्या किया, जब मार्टिन लूथर उसे लगातार परेशान कर रहा था, मार्टिन लूथर ने क्या किया, लगातार परेशान किया। किस प्रकार से? धर्म में जो बुराइयां छुपी हुई थी, जो धर्म में चर्च में थी, उनको उजागर करने के लिए। तो उसी की प्रतिक्रिया में क्या हुआ था, पोप पाल तृतीय ने 1542 में रोम में धार्मिक न्यायालय की स्थापना की। फर्स्ट बात तो पोप पाल तृतीय ने कैथोलिक धर्म के विरोधियों को दंडित करने, प्रोटेस्टेंट का दमन करने, नास्तिकों को सजा देने आदि उद्देश्यों से इक्विजिशन न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये प्रोटेस्टेंट जो वर्ग है ये बाद में आया था, ये इसका अर्थ यही होता है विरोध करने वाला, कैथोलिक धर्म के विरोधियों को दंडित करना। तो कैथोलिक धर्म का विरोधी कौन था? मार्टिन लूथर था कि नहीं था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लूथर के सिद्धांत जस्टिफिकेशन बाय फेथ, विश्वास से पाप मुक्ति का क्या अर्थ है? जस्टिफिकेशन बाय फेथ देखिए, लूथर के अनुसार मुक्ति केवल ईश्वर की असीम कृपा, ईश्वर में श्रद्धा तथा भक्ति से प्राप्त हो सकती है, ना कि धर्माधिकारियों की कृपा से। धर्माधिकारी यहाँ पे कौन है? तो वो है पोप, बिस्ट वगैरह है। ईश्वर की कृपा से ही केवल है, वो असीम कृपा से, ईश्वर की कृपा से मुक्ति प्राप्त है। पोप विमोचन पत्र से आप क्या समझते हैं? ये धर्म सुधार आंदोलन के क्वेश्चन आ गए। पोप लियो 10 ने पोप विमोचन पत्र बनवाए, जिन्हें खरीदकर कोई भी ईसाई अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। पोप के एजेंटों ने घोषित किया कि जो व्यक्ति इन पोप मोचन पत्रों को खरीदेगा वह सीधा स्वर्ग में जाएगा। तो देखिए, ये अपने आप में एक प्रवृत्ति मान सकते हैं। इसी के विरोध में क्या किया था? मार्टिन लूथर आया था और मार्टिन लूथर ने इसी पोप लियो 10 का है वो विरोध किया था, क्योंकि यहाँ पे क्या पोप मोचन पत्र बेचा जा रहा था। जब उन्होंने कहा कि यात्रा की, रोम की यात्रा की थी किसने? मार्टिन लूथर किंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेsuit संगठन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, कैथोलिक धर्म का प्रचार करने के लिए 1534 ईस्वी में स्पेन निवासी इग्नेशियस लायोला ने जेsuit संगठन की स्थापना की। देखो, यह रटने वाला क्वेश्चन है, कैथोलिक धर्म का प्रचार करने के लिए। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट छुपा है वो है कैथोलिक धर्म का प्रचार। इसमें यह एक पॉइंट बनता है, 1534 में स्पेन निवासी इग्नेशियस लायोला ने जेsuit संगठन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्म सुधार आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? तो पोप तथा प्रमुख धर्माधिकारियों के जीवन में नैतिक सुधार करना, उनको सुधारना था, चर्च की राजनीतिक शक्ति को समाप्त करना। तो यही थे, इनकी वजह से धर्म सुधार आंदोलन है वो आया था सामने देखने को। धर्म सुधार आंदोलन में योगदान देने वाले 4 धर्म सुधारकों के नाम लिखिए।
तो फर्स्ट है जॉन वाइक्लिफ, सेवानारोला, जॉन हंस और इरेस्मस। यहाँ पे देखिए, अगर हम वहाँ पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे चर्च ने जिंदा भी जला दिया था कुछ धर्म सुधारकों को। तो देखिए जॉन वाइक्लिफ है, इसका मोस्ट क्वेश्चन आया हुआ है पिछले पेपरों में, जो कंपटीशन में वो आता है। प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है, तो जॉन वाइक्लिफ को कहा जाता है, और इसके अनुयायियों को लोलार्ड्स कहते हैं। यह क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। सेवानारोला और जॉन हंस इरेस्मस है, इनके भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बड़े वाले क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चर्च की बुराइयों का विरोध करने वाले किन दो धर्म सुधारकों को पोप ने जिंदा जला दिया। तो देखिए चर्च की बुराइयों का विरोध करने वाले सुधारक जॉन हंस तथा सेवानारोला को पोप ने जिंदा जलवा दिया था। देखिए जॉन हंस तथा सेवानारोला को पोप ने जिंदा जलवा दिया था। प्रोटेस्टेंट लोग कौन थे, कैथोलिक चर्च और पोप का विरोध करने वाले तथा मार्टिन लूथर के विचारों का समर्थन करने वाले लोग क्या थे, प्रोटेस्टेंट थे। कैथोलिक धर्म था पहले, कैथोलिक चर्च था, उनका विरोध करने वाले कौन आए थे, प्रोटेस्टेंट वर्ग आया था। ये अपने आप में विरोध का ही शब्द है कि विरोध करने वाले को क्या कहा जाता है, प्रोटेस्टेंट। मार्टिन लूथर के दो सिद्धांत बताइए। पोप सर्वोच्च शक्ति नहीं है, फर्स्ट बात तो ये जो समय अवधारणा बनी हुई थी। मुक्ति केवल ईश्वर की कृपा से ही हो सकती है, धर्माधिकारियों की कृपा से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च की स्थापना किसने की। तो देखिए इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च की स्थापना है वो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने की थी। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एंग्लिकन चर्च की स्थापना की थी। ये सब के सब क्वेश्चन है धर्म सुधार आंदोलन के क्वेश्चन है। स्कॉटलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रसार किसने किया, उसके अनुयायी क्या कहलाते हैं। तो देखिए स्कॉटलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रसार जॉन नॉक्स ने किया, इसके अनुयायी प्रेस्बिटेरियन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ समझाइए। कैथोलिक चर्च में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसे प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। इसे प्रति धर्म सुधार आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि धर्म सुधार आंदोलन तो उसमें जो कमियां थी उनको सुधारने के लिए आया था, और जो प्रति सुधार आंदोलन चला था उनको दूर किया था। उजागर किया था धर्म सुधार आंदोलन ने, और प्रति धर्म सुधार आंदोलन ने उनको दूर किया था। उजागर करना और दूर करने में अंतर है। प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन को सफल बनाने वाली संस्थाओं के नाम लिखिए। तो देखिए ट्रेंट की कौंसिल, जेसुइट संघ, धार्मिक न्यायालय और जो जेसुइट संघ है इसके बारे में हमने पहले क्वेश्चन कर लिया। अगर हम बात करते हैं वापस, ट्रेंट की कौंसिल है, ये वहीं पे मिलेंगे, वहीं पे जहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री हो रही है अपनी। बाकी देखिए जेसुइट संघ का है वो क्वेश्चन आया हुआ है, 1534 में की थी, किसने की थी, कहाँ का था वो देख लो एक बार, वापस सीरीज को ओपन करो और वहाँ पे जाओ। तो देखिए वापस आप खुद ही देख लो अपने हिसाब से धार्मिक आंदोलन, और वो देख लो। प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन के दो कारण बताए। तो देखिए प्रोटेस्टेंट धर्म का बढ़ता हुआ प्रभाव, कैथोलिक धर्म के अनुयायियों का अदम्य उत्साह। कैथोलिक धर्म के अनुयायियों का अदम्य उत्साह, प्रोटेस्टेंट धर्म का बढ़ता हुआ प्रभाव था। पहली बात तो ये, कैथोलिक धर्म के जो अनुयायी उनको लग गया था कि हम अपने धर्म में बहुत जो है कुरीतियाँ आ गई, उनको सुधारना जरूरी है, इसीलिए प्रति सुधार आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के 4 बौद्धिक नेताओं के नाम लिखिए। देखिए बौद्धिक नेताओं के नाम है यहाँ पे जिन्होंने मेंटली सपोर्ट किया स्वतंत्रता संग्राम को। देखिए सैमुअल एडम्स, पैट्रिक हेनरी, टॉमस पेन और जेम्स। अगर हम बात करें तो इन ये सब के सब लीडर है, और इनका अगर हम बात करें तो 10-10 मिनट में एक एक लेक्चर बन सकता है। नेक्स्ट में देखेंगे हम, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1764 में लगाए गए शुक्र एक्ट का क्या उद्देश्य है। शुक्र एक्ट 1764 का ध्येय व्यापार को नियंत्रित किए बिना आय बढ़ाना था। इस अधिनियम से अमेरिका के व्यापारी महंगी दर पर इंग्लैंड का शीरा व शक्कर खरीदने के बाध्य हुए थे। तो देखिए शुगर एक्ट क्या है, ये अमेरिका की क्रांति का कारण भी बनेगा। शुगर एक्ट 1764 में लगाया था, बिना आय बढ़ाना था। इस अधिनियम से अमेरिका के व्यापारी महंगी दर पर इंग्लैंड का शीरा व शक्कर खरीदने को बाध्य हुए थे। कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो 1764 में ब्रिटेन की सरकार का शासक कौन था, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि वहाँ पे गवर्नर कौन था, वहाँ पे वो कौन था। ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि शुगर एक्ट में लिखा क्या है, ये नहीं आएगा। स्टाम्प एक्ट क्या है 1765 के बारे में देखिए। तो 1765 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रीनवेले ने स्टाम्प एक्ट पारित किया। इस अधिनियम के द्वारा अमेरिका में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, अदालती तथा गैर अदालती अनुबंध पत्रों, अनुज्ञा पत्रों, विज्ञापनों, पंजीकरण एवं अन्य सभी प्रकार के गैर अदालती अनुबंध पत्रों, अन्य सभी प्रकार के दस्तावेजों के लिए स्टाम्प पत्र का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया। अमेरिकी उपनिवेशवादियों ने इस कानून का घोर विरोध किया। अगर हम सप्तवर्षीय युद्ध की बात करते हैं ना, जो फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य में हुआ था,
तो उससे क्या हुआ था, जो इंग्लैंड था उसकी जो आर्थिक थी, आर्थिका हम बोल सकते हैं, जैसे आर्थिका मतलब है यहाँ पे उस युद्ध में बहुत खर्चा हुआ था। तो वहाँ पे क्या हुआ था, इंग्लैंड में गरीबी के हालात हो गए थे। उस गरीबी के हालात से बचने के लिए उसने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलने की कोशिश की। ग्रेनविले सरकार ने किया, ग्रेनविले प्रधानमंत्री था और इसका उस समय अर्थव्यवस्था मंत्री या वो कौन था, वित्त मंत्री, तो वो आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोस्टन टी पार्टी से आप क्या समझते हैं। 1773 में अमेरिकी लोगों ने बोस्टन बंदरगाह पर खड़े हुए अंग्रेजों के जहाज को 340 चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। इसे बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। अब देखिए, बोस्टन टी पार्टी बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। 340 चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया था। यहाँ पे जो चाय आई थी ना, वो चाइना से आई थी। इसका नेतृत्व किसने किया, सैमुअल एडम्स ने किया था। इसे बोस्टन टी पार्टी भी कहा जाता है। बहुत अच्छा है। यहाँ पे फिर जो बंदरगाह था, मैसाचुसेट्स का बंदरगाह था, और भी बंदरगाहें था, तो वहाँ पे क्या हुआ था, इन बंदरगाहों को बंद भी कर दिया था अंग्रेजों ने। बहुत लंबी कहानी है। स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ, इसका उपनिवेशों के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। स्टाम्प एक्ट 1765 ईस्वी में पारित हुआ। इसमें उपनिवेशों के लोगों को घोर असंतोष उत्पन्न हुआ। स्टाम्प एक्ट की हालांकि फीस बहुत ही कम थी, बहुत ही कम शुल्क लगता था, लेकिन हर चीज़ भी अगर शुल्क लगेगा तो थोड़ा थोड़ा से या बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वही बात है। बोस्टन हत्याकांड से क्या आश्चर्य। बोस्टन हत्याकांड 5 मार्च 1770 ईस्वी को बोस्टन नगर में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गोली चलाने से अमेरिकी नागरिकों के मारे जाने की घटना है। बोस्टन टी पार्टी के बाद में आया था। बोस्टन टी पार्टी से पहले आया गया था बोस्टन हत्याकांड। बोस्टन नगर में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गोली चलाने से अमेरिकी नागरिकों के मारे जाने की घटना को कहा जाता है। 5 मार्च 1770 की घटना। देखिए, अगर हम इसके तत्कालीन कारण पूछूं मैं अमेरिकी क्रांति का, तो वो कमेंट बॉक्स में बताओ। बहुत बार पूछा हुआ है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। रीट तो नहीं है, रीट में तो नहीं है, बहुत लेवल में है। RS RTS का लेवल का क्वेश्चन है। देखिए आगे नेक्स्ट, सप्तवर्षीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया। तो सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। ये क्यों लड़ा गया, इसका उद्देश्य क्या था, कमेंट बॉक्स में लिखिए। नहीं आता है तो पूछिए। अमेरिका स्वतंत्र, यहाँ पे ना पॉज कर करके आपको क्वेश्चन टाइप करने पड़ेंगे वहाँ पे, तभी मैं उत्तर दे पाऊंगा और आप पूछ पाएंगे। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो जॉर्ज वाशिंगटन ने इसका है वो नेतृत्व किया था। अब जॉर्ज वाशिंगटन का नाम याद आया ना यहाँ पे, तो आप बताओ अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, या वहाँ का प्रथम शासक कौन था, प्रधानमंत्री, तो वो आप कमेंट में बताओ। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस एवं द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस कब और कहाँ आयोजित हुआ। तो देखिए, 5 सितंबर 1774 को प्रथम तथा 10 मई 1775 को द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन हुआ फिलाडेल्फिया में। अब इसका नेतृत्व किसने किया, कमेंट बॉक्स में लिखो। अमेरिकी ये जितने भी मैं कमेंट बॉक्स में बुलवा रहा हूँ वो सब के सब क्वेश्चन कंपटीशन में आए हुए हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के 2 प्रसिद्ध नेताओं के नाम लिखिए। तो देखिए, टॉमस जेफरसन व जॉर्ज वाशिंगटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरिस की संधि की 2 शर्तें बताइए। अब देखिए, पेरिस की संधि कब हुई थी, पहली बात तो ये, क्या अमेरिका आज़ाद होने से पहले हो गई थी या बाद में उन्होंने स्वतंत्रता को स्वीकार किया। तो देखिए, 1783 के लगभग हुई थी ये पेरिस की संधि। अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्रता तथा संप्रभुता स्वीकार कर ली गई। फ्रांस को सेंट लुसिया, टोबेगा तथा सेनेगल के प्रदेश प्राप्त हुए। ये सेनेगल कहाँ है, लुसिया कहाँ है, टोबेगा कहाँ पे है, ये सब के सब फ्रांस को प्राप्त हुए थे। यह आपको देखिए मैप में देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस युद्ध में ब्रिटेन की निर्णायक पराजय हुई। तो देखिए, यॉर्कटाउन के युद्ध में ब्रिटेन की निर्णायक पराजय हुई थी 1781 में। यहाँ पे अमेरिका की जो सेना उसका नेतृत्व किसने किया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी क्रांति को प्रोत्साहित करने वाले 4 लेखों के नाम देखिए। तो देखिए, अमेरिकी क्रांति को प्रोत्साहित करने वाले लेखकों को में टॉमस पेन, सैमुअल एडम्स, पैट्रिक हेनरी और जेम्स प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक क्रांति का अर्थ बताइए। जब मानव के हाथ, यहाँ पे देखिए एक शब्द है ये टॉमस पेन। ये टॉमस पेन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कंपटीशन की दृष्टि पे बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो इसको आप ना एक बार देख लेना अपने हिसाब से, किसी भी प्रकार से देखो, ये बात है। जॉर्ज वाशिंगटन है, ये भी प्रथम राष्ट्रपति बने थे, तो ये भी आपको याद रखना है। टॉमस पेन के बारे में मैं बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह से ध्यान से सुन लो, लिख लो कहीं पे। 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई थी।
इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया। टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की रचना की। टॉमस मैन ने किसकी रचना की? राइट्स ऑफ मैन की रचना की थी 1787 में। इसके अलावा एज ऑफ रीजन, यह भी किसकी है? टॉमस पेन की रचना है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये टॉमस पेन का। 100% में से 90% चांसेज होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने के। सैमुअल एडम्स की बात करें तो देखिए वहाँ पे तो हम बात करेंगे, यहाँ पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या क्या किया था। तो ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। बोस्टन 4 पार्टी का नेतृत्व इसी ने किया था, सैमुअल एडम्स ने। और जो प्रारंभिक घटना है, तात्कालिक कारण मानते हैं हम अमेरिका की क्रांति का, वो भी यही है, बोस्टन की चाय पार्टी है। इसके अलावा भी जो 1-2 नारे दिए थे उसने सैमुअल एडम्स ने दिया था, जैसे प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा भी दिया था। जब उन्होंने क्या लगाया था? शुगर एक्ट लगाए थे, स्टाम्प एक्ट लगाए थे। तो वो वहाँ पे मेरे क्रांति में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। पैट्रिक हेनरी और जेम्स प्रमुख के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा, फिर नहीं आएगा तो। औद्योगिक क्रांति का अर्थ बताइए। जब मानव के हाथ के स्थान पर मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप व्यवसाय, यातायात, संचार आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, उन्हें औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप वापस रीड कर लेना। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे यह है जो कंपटीशन में आया हुआ है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई और जहाँ से हुई वहाँ से क्यों हुई। मतलब इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, वहाँ से क्यों हुई। उसके पास उपनिवेश था, कच्चा माल बेचने का था, मार्केट था। अब यहाँ पे बात ये बनती है कि ये औद्योगिक क्रांति सब विश्व में एक साथ आई थी क्या? तो ये बिल्कुल कहना गलत होगा, क्योंकि भारत में जो औद्योगिक क्रांति आई थी वो 1960 के लगभग आई थी। हम द्वितीय और प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं बात करते हैं। तो आप बताइए स्विट्जरलैंड, जर्मनी और अन्य जो फ्रांस है वहाँ पे औद्योगिक क्रांति कब आई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों प्रारंभ हुई? इसके कोई 4 कारण लिखिए। देखिए आ गया क्वेश्चन। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही प्रारंभ होने के निम्नलिखित कारण थे। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। क्यों भौगोलिक स्थिति? उसके चारों ओर बंदरगाह विकसित होने की संभावना थी। यह यहाँ पे सबसे मुख्य कारण भौगोलिक स्थिति है। लोहे और कोयले की प्रचुरता। वहाँ पे आप देखना क्या नाम है, लॉरेंस है, क्या नाम है, वहाँ पे बड़ी बड़ी खानी है, स्थान है। ये रीजनल ज्योग्राफी का है जहाँ पे अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं। वैज्ञानिक आविष्कार, जितने भी आविष्कार हुए थे पुनर्जागरण काल में, उनका सबसे बड़ा फायदा इंग्लैंड को हुआ था। अगर हम बात करते हैं भाप के इंजन की या किसी भी प्रकार की अगर हम खोज की बात करते हो तो इंग्लैंड में उसको प्रत्यक्ष रूप से। धन की प्रचुरता तो थी, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम तक, अब देखिए 1498 में आया था कौन? कोलंबस आया था। तो वहाँ पे वो टीपू सुल्तान तक को हरा चुके थे 1799 तक। तो वो 17वीं 18वीं शताब्दी में भी हम माने तो इंडिया में बीबीयू, बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर भी उनका कब्जा हो चुका था। भारत में अच्छी तरह से हो चुके थे। तो धन की प्रचुरता तो उन्हें उपनिवेश से मिलते रहती थी, औपनिवेशिक जो देश से वहाँ पे। इसीलिए औद्योगिक क्रांति की जो सर्वप्रथम शुरुआत वो इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक क्रांति के 4 कारण बताइए। तो देखिए साम्राज्यवादी भावना, अपने राज्य का फैलाना, जनसंख्या में वृद्धि करना, यातायात के साधनों का विकास। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में क्या हुआ था? फ्रांस की राज्य क्रांति हुई कि नहीं हुई? तो उससे भी लोगों में मोटिवेट आया था। वायुयान का आविष्कार किसने और कब किया? तो देखिए वायुयान का आविष्कार है वो 1903 में बिल्बर्ट और ऑरविल राइट नामक 2 अमेरिकियों ने किया था। बिल्बर्ट और ऑरविल राइट नामक 2 अमेरिकियों ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ की स्थापना कब हुई? 1874 ईस्वी में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ की स्थापना हुई थी 1873 या 74 में। इंडिया के जो संविधान पढ़ते वहाँ पे एक लॉ आया था, नियम आया था, वो आपको ध्यान रखना। 1774 में कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ की स्थापना हुई है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एक दूसरे से लिंक होते हुए हैं और यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बड़े लेवल में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप अच्छी तरह से एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपको लगेगा पेपर एकदम ईजी है। विश्व के मजदूरों एक हो जाओ तुम्हें पूंजीवाद का नाश करना, ये कथन किसका? तो ये कार्ल मार्क्स का है। और कार्ल मार्क्स जो है पूंजीवाद का अगर समर्थक नहीं है तो किसका? साम्यवाद का क्या समर्थक है, ये आपको ध्यान रखना है। कार्ल मार्क्स की अवधारणा पॉलिटिकल में आती है, वहाँ पे पढ़ लिया। प्रथम इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना किसने और कब की? तो देखिए प्रथम इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1864 में कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई थी, 1864 ईस्वी में। वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में 4 आविष्कार बताइए। तो देखिए आगे
वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम और म्यूल का आविष्कार किया गया था। वाटर फ्रेम, म्यूल का आविष्कार, स्पिनिंग जेटर, वाटर फ्रेम का आविष्कार किया गया था। तो देखिए, अगर मैं एक एक का बताऊं, फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेटर, वाटर फ्रेम, म्यूल, तो बहुत लोड लेगा आपके माइंड पे भी, और वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है, इसीलिए आप एक बार पास हो। बाकी अगर टाइम मिले तो वहाँ पे वापस आ जाना चैनल पे, वहाँ पे इसके वीडियो महीने 2 महीने में वापस पूरे अपलोड हो जाएंगे। मैं और मेरा पार्टनर है वो इसी पे काम कर रहे हैं, बाकी बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है। जहाजी नहरों के निर्माण में योगदान देने वाले 2 इंजीनियरों के नाम लिखिए। तो उनके नाम है इंजीनियर ड्यूक ऑफ ब्रिज वाटर तथा ब्रिडले है। जहाज़ों के निर्माण के योगदान देने वाले। हेलीकॉप्टर या वायुयान का आविष्कार किसने किया? तो बिलविट और ऑरविले राइट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाष्प शक्ति के क्षेत्र में 2 आविष्कारों का उल्लेख कीजिए। वाष्प शक्ति के क्षेत्र में न्यूकामेन ने भाप का आविष्कार किया था, जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था, इंजन का। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है भाप का आविष्कार किसने किया? तो वो किया था न्यूकामन ने, और भाप के इंजन का है वो जेम्स वाट ने। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक क्रांति 4 आर्थिक परिणाम बताइए। औद्योगिक क्रांति से क्या परिणाम हुए? उत्पादन में वृद्धि हुई, बिल्कुल हुई। घरेलू उद्योगों का विनाश हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि वहाँ पे मशीनों से काम होने लग गया। फैक्ट्री पद्धति की स्थापना हुई, बिल्कुल हुई थी। नए नगरों का विकास भी हुआ था। ये 4 परिणाम है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 1789 की क्रांति से पूर्व फ्रांस का समाज किन किन वर्गों में बटा हुआ था, अथवा फ्रांस का समाज किन 3 वर्गों में विभाजित था? तो देखिए, अब देखिए ये 1789 की जो क्रांति है, फ्रांस की क्रांति, उस क्रांति के छोटे क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन। तो देखिए, फ्रांस का समाज उस समय पादरी तथा धर्माधिकारी में डिवाइड था। फर्स्ट, सेकंड था कुलीन सामंत, थर्ड था साधारण लोग, आदि 3 वर्गों में विभाजित था। अगर क्रांति का कारण जानना ना आपको, तो ये 3 समाज का विभाजन ही देख लेना, क्योंकि ऊपर वाले 2 थे, ये शोषण करते थे, और जो टैक्स वसूलने का काम था वो साधारण लोग करते थे। और साधारण लोगों ने इन जो कुलीन लोग हैं, मध्यम वर्गीय, इनके साथ मिलकर के ये आंदोलन किया था। नेपोलियन आ जाएगा इसके बाद में। तो फ्रांस की क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? तो देखिए, 5 मई 1789 को हुआ। उस समय फ्रांस का सम्राट लुई 16वां था। लुई 16वां की रानी, और 1-2 कथन है वहाँ पे उनका, वो देख लेना। लुई 14वां का एक कथन बहुत फेमस है, वो भी बहुत पूछा जाता है। वो कथन क्या है आप कमेंट में बताओ। राष्ट्रीय महासभा का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय महासभा का गठन 17 जून 1789 को किया गया था, राष्ट्रीय महासभा का गठन। अब राष्ट्रीय महासभा का गठन क्यों किया गया था, ये बहुत बड़ा लोड लेगा, इतना इसमें नहीं होगा। 1789 ईस्वी में फ्रांस पर शासन करने वाले वंश और शासक का नाम लिखिए। तो देखिए, 1789 ईस्वी में फ्रांस पर बुर्बो वंश का लुई 16वां शासन करता था। ये सब के सब क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन है, सब के सब। बास्तिल के पतन का क्या महत्व है? बास्तिल के दुर्ग के पतन को जनता की विजयी बताया गया। इसका पतन 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। इससे निरंकुश शासकों को आघात पहुंचा था। फ्रांस में राष्ट्रीय सम्मेलन ने कब तक शासन किया? फ्रांस ने राष्ट्रीय सम्मेलन, देखिए राष्ट्रीय सम्मेलन से यहाँ पे जो राष्ट्रीय महासभा है, इसी के मेंबर थे जिन्होंने क्या किया, शासन किया था बहुत लंबे टाइम तक। राजा को तो क्या दे दिया था, मृत्युदंड दे दिया था। फ्रांस में राष्ट्रीय सम्मेलन ने 21 सितंबर 1792 से 20 अक्टूबर 1795 तक शासन किया था। और 1795 के बाद में वहाँ पे कौन आया था नया, किसका उदय हुआ था? फ्रांस की क्रांति का शिशु कौन है बताओ आप? घाटी का शेर भी कहा जाता है जिसे। बहुत बड़े लेवल के एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन है। फ्रांस के सम्राट लुई 16 को कब मृत्युदंड दिया गया? तो देखिए 21 जनवरी 1793 ईस्वी को मृत्युदंड दिया गया था। फ्रांस में आतंक के राज्य के 2 प्रमुख नेता कौन थे? तो प्रमुख नेता रॉबस्पियर थे, दांते और रॉबस्पियर थे। रॉबस्पियर का भी इतिहास बहुत खतरनाक है। लुई 16 की पत्नी रानी आंतनेत को दी ऑस्ट्रेलियन और मैडम डेफिसिट के नाम से क्यों पुकारा जाता है? तो देखिए डेफिसिट का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये गूंगी बहरी, कुछ ऐसा होगा इसका अर्थ। तो रानी आंतोत को घृणा के कारण दी ऑस्ट्रेलियन और मैडम डेफिसिट के नाम से पुकारा जाता है। ये ऑस्ट्रेलियन, देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया एक अलग है, छोटा सा देश है जर्मनी के यहाँ पे यूरोप महाद्वीप में। तो उसकी राजकुमारी थी कौन? ये।
और फ्रांस का राजा की रानी थी। तो देखिए ये वहाँ के ऑस्ट्रेलियन जो लोग थे वहाँ को सपोर्ट करती थी, तो इसीलिए इसे दी ऑस्ट्रेलियन कहा जाता है। घृणा, जनता में भी घृणा थी इसके प्रति। और इसकी कथन देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, बहुत मतलब ऐसे हैं कि एकदम कम बुद्धि की, एकदम लो लेवल की रानी थी ये। किस युद्ध में और कब फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया? तो देखिए 20 सितंबर 1792 को फ्रांस ने वाल्मीकि युद्ध में ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया। ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी कौन थी? ये ऊपर वाली लुइस वॉल्वे की रानी थी, ये वहीं की रानी थी। और ऑस्ट्रेलिया ये भी नहीं चाहता था कि वहाँ पे बुर्बो राजवंश है उसका शासन समाप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिलसिट की संधि कब और किसके मध्य हुई? तो देखिए रूस और फ्रांस के बीच 8 जुलाई 1807 को टिलसिट की संधि हुई थी। रूस और फ्रांस के बीच में 1807 में संधि हुई थी। गणतंत्र की जगह फ्रांसीसी जनता द्वारा नेपोलियन को सम्राट स्वीकार करने के कारण लिखी है। तो देखिए गणतंत्र की जगह फ्रांसीसी जनता द्वारा नेपोलियन को सम्राट स्वीकार करने के कारण लिखी है। यहाँ पे देखो एक आर्टिकल लिखो आप बहुत बड़े लेवल में, तो मैं उसके लिहाज से बता रहा हूँ। देखिए हम पढ़ते हैं सुकरात को। सुकरात ने कहा था कि लोकतंत्र से किन का जन्म होता है, लोकतंत्र से कौन निकल के आते हैं? तो वहाँ से शैतान निकल के आते हैं, बहुत बदमाश शासक निकल के आते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम मुसोलिनी को ले सकते हैं, हिटलर को ले सकते हैं, और नेपोलियन भी एक तरीके से इसी प्रकार का शासक था। हालांकि उसने अपने देश के लिए किया था, सभी ने देश के लिए किया था, लेकिन गणतंत्र में ऐसे शैतान लोग निकलते हैं। अब यहाँ पे नेपोलियन को देखिए, गणतंत्र की जगह अगर फ्रांस में उसी समय क्या संविधान बन जाता तो वो चलता नहीं, क्या तो चल जाता। लेकिन क्या कारण थे कि वहाँ पे ना नेपोलियन को सम्राट स्वीकार किया क्रांति होने के बावजूद भी? तो देखिए नेपोलियन द्वारा प्रदत्त सामाजिक समानता, नेपोलियन का जो कोड था, उनकी जो विचार संहिता थी वो बहुत ही शानदार थी। उसने सामाजिक समानता दी। नेपोलियन का सफल शासन प्रबंध था, उसकी सफल धार्मिक नीति थी, उसकी शानदार विजय थी, उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व था। व्यक्तित्व भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी सब नीतियाँ अच्छी थी, शानदार थी, बस एक दो नीतियाँ फेल हो गई थी, जैसे उसका रूस पे मास्को अभियान था वो फेल हो गया। इसके अलावा वाटरलू और जो लिम्पजिम का युद्ध था लास्ट टाइम में हम पढ़ते हैं, तो वो वहाँ पे उसका थोड़ा सा टाइम खराब हो गया था, वहाँ पे कम माइंड से काम किया। बाकी बहुत अच्छा काम किया इसने। कॉनकॉर्डेट क्या था? कॉनकॉर्डेट एक समझौता था जो नेपोलियन और पोप के बीच 15 जुलाई 1801 को संपन्न हुआ था। कॉनकॉर्डेट का मतलब होता है धार्मिक समझौता, जो नेपोलियन तथा पोप के बीच 15 जुलाई 1801 ईस्वी को हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब और कहाँ पे हुआ? देखो अब उसके व्यक्तित्व से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त को हुआ था, जिस दिन हम आज़ाद हुए थे उस दिन वो जन्म लिया था उसने। देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ही 2 अक्टूबर 1869 को किसका जन्म हुआ था? महात्मा गांधी जी का वाक्य नहीं हुआ। तो यहाँ पे 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप के आजाक्यो नामक नगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन ने पिरामिडों के युद्ध में किसको पराजित किया? तो मिस्र की सेनाओं को पराजित कर काहिरा, ये मिस्र की राजधानी क्या है, किस नदी पे है, कमेंट में बताओ, पर अधिकार कर लिया था। प्रथम कौंसल के रूप में नेपोलियन ने कब तक शासन किया? तो 1799 से 1804 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद में वो उसने स्थायी रूप से सम्राट बन गया। नेपोलियन की विधि संहिता कब तैयार की गई? तो नेपोलियन की विधि संहिता 1804 ईस्वी में नेपोलियन की विधि संहिता तैयार की गई। इस विधि संहिता के 5 भाग थे: नागरिक नियम, सिविल कोड, संपत्ति संबंधी नियम, नागरिक नियम पद्धति, फौजदारी नियम संग्रह, व्यापारिक नियम संग्रह। ये सब के सब बड़े लेवल के क्वेश्चन भी है और बड़े टॉपिक है। नेपोलियन का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक कब हुआ? तो 2 दिसंबर 1804 ईस्वी को नाट्रडम में राज्याभिषेक हुआ। 1799 से 1804 तक उसने क्या प्रथम कौंसल के रूप में, और 2 दिसंबर 1804 को क्या बन गया? स्थायी सम्राट बन गया, राज्याभिषेक हो गया। ऑस्ट्रिच का युद्ध कब हुआ और किस किस के बीच हुआ? तो देखिए इस युद्ध में कौन कौन विजय हुआ? 2 दिसंबर 1805 को फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया और रूस की सम्मिलित सेनाओं के बीच ऑस्ट्रेलिज का युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस की विजय हुई। पहले तो फ्रांस को बहुत ऊपर तक पहुंचाया था किसने? नेपोलियन ने, जबकि ऑस्ट्रेलिया और रूस की सेनाओं को हरा दिया था। नेपोलियन ने रूस को कब और किस युद्ध में पराजित किया? नेपोलियन ने 14 जून 1807 को फिनलैंड के युद्ध में रूसी सेनाओं को पराजित किया। ऐसा नहीं है कि ये रूस से ना एकदम बुरी तरह से पराजित हुआ, उससे पहले उसने वो रूस की सेना को हराया भी था 14 जून 1807 को फिनलैंड के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय युद्धों में नेपोलियन की पराजय के 2 कारण क्या थे? देखिए प्रायद्वीपीय युद्धों में नेपोलियन की पराजय के 2 कारण थे। स्पेन में राष्ट्रीयता की प्रबलता,
स्पेन निवासियों की छापामार युद्ध प्रणाली। अब देखिए प्रायद्वीपीय युद्धों में नेपोलियन की पराजय के कारण यही थे कि वहाँ के लोगों ने खुद ने लड़ा था, और वहाँ पे यही था उसका जो पतन की ओर काल था वो नेपोलियन का यही था। स्पेन निवासी छापामार युद्ध पद्धति करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन को सेंट हेलेना के द्वीप में किस युद्ध के पश्चात निर्वासित किया गया? तो वाटरलू के युद्ध के बाद में सेंट हेलेना के द्वीप में पहुंचा दिया गया था। उसे पहले उसे एल्बा जो द्वीप है वहाँ पर भी छोड़ा गया था। 2 बार युद्ध हुआ था, वाटरलू और लिम्पचिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, वियना कांग्रेस कब व क्यों हुई थी? जो मतलब कि नेपोलियन का पतन होने के बाद 1814 में हुई थी, और उसका जो किया था वो किया था, क्या नाम था उसका, जो सबसे एकीकरण हुआ था ना जर्मनी का एकीकरण का, क्या नाम था उसका, नाम याद नहीं आ रहा। उसने इसका नेतृत्व किया था और फ्रांस को बुरी तरह से तोड़ दिया था इसने। जो ये हुआ था वियना कांग्रेस, इसमें 1814 में। वाटरलू के युद्ध का परिणाम बताइए। तो वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को निर्णायक पराजय का सामना करना पड़ा और उसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना के द्वीप में निर्वासित कर दिया गया था। वियना कांग्रेस में कितने देशों ने भाग लिया? तो देखिए वियना कांग्रेस ने टर्की को छोड़कर यूरोप के सभी देशों ने भाग लिया। इसमें 90 बड़ी राजाओं तथा 53 छोटे राजाओं तथा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस प्रकार सदस्यों की संख्या तथा विचरणीय समस्याओं की गंभीरता दृष्टि से यूरोप के इतिहास का सबसे बड़ा अधिवेशन था। उस समय में बहुत बड़ा अधिवेशन माना गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता करने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित मेटरनिक को वियना कांग्रेस की अध्यक्षता करने का गौरव प्राप्त हुआ। ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि रूप में मेटरनिक, यह मेटरनिक बहुत बेकार आदमी था, इसी ने सब कुछ काम बिगाड़ा था। और ये मेटरनिक है ना, ये बहुत बेकार आदमी है। ये देखो आप, वियना कांग्रेस की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए वियना कांग्रेस के सामने निम्नलिखित प्रमुख समस्याएं थी। अनेक राज्यों की पुनर्स्थापना की समस्या, क्रांति से उत्पन्न उदारवादी विचारों का दमन। अनेक राज्यों की पुनर्स्थापना की समस्या, क्रांति से उत्पन्न उदारवादी विचारों का दमन करना। पोप तथा चर्च के प्रभाव को पुनर्स्थापित करने की समस्या। यूरोप में शांति एवं सुरक्षा का वातावरण स्थापित करने की समस्या। नेपोलियन के सहयोगी एवं प्रतिद्वंदी के प्रति व्यवहार निश्चित करना। तो ये कुछ पॉइंट थे जो वियना कांग्रेस की प्रमुख समस्या थे। देखिए अनेक राज्यों की पुनर्स्थापना का, जैसे बुर्बो राजवंश का कहाँ पे था, वो सब कुछ इसी की जिम्मेदारी थी, वियना कांग्रेस की समस्या थी। क्रांति से उत्पन्न उदारवादी विचारों का दमन, क्रांति से जो चेंजेज हुआ उनका दमन करना। पोप तथा चर्च के प्रभाव को पुनर्स्थापित करना, जो चर्च और प्रभाव था यहाँ कहाँ पे, रोम में था। नेपाल से सिसली, रोम और वहाँ पे पढ़ते हैं तो वहाँ पे है इसका। यूरोप में शांति एवं सुरक्षा का वातावरण स्थापित करना, ये समस्या। बहुत अशांति फैल गई थी, लूटा खोशी बहुत ज़्यादा मच गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन के सहयोगी एवं प्रतिद्वंदी के प्रति व्यवहार निश्चित करना। अगर नेपोलियन का साथ दिया था तो उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना, दंड देना, और उसके प्रति जो उसके विरोध में किया उनको प्रोत्साहन देना, अवार्ड देना। वियना कांग्रेस का पुरस्कार और दंड सिद्धांत क्या थे? यह ले लो या आ गया। इस सिद्धांत के अनुसार यह निश्चित किया गया कि जिन राज्यों ने नेपोलियन की शक्ति का अंत करने में सहयोग दिया उन्हें पुरस्कृत किया जाए, और जिन राज्यों ने नेपोलियन का साथ दिया उन्हें दंड दिया जाए। एकदम इजी क्वेश्चन है, वापस रीड करो। वियना कांग्रेस का शक्ति संतुलन का सिद्धांत क्या रहता? तो देखिए इस सिद्धांत का अर्थ यह था कि नवीन प्रादेशिक व्यवस्था इस प्रकार की जाए जिससे यूरोप का कोई भी राष्ट्र इतनी शक्तिशाली ना हो जाए कि वह दूसरे राज्यों के लिए भय का कारण बने। तो देखिए शक्ति संतुलन का सिद्धांत तो वियना कांग्रेस में दिया था। उसका यह उद्देश्य था कि सभी के सभी स्टेट को इस प्रकार बैलेंस में कर दो कि कोई एक दूसरे पे हावी ना हो, एक दूसरे के ऊपर भय ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वियना कांग्रेस के 4 दोषों का उल्लेख कीजिए। देखिए फर्स्ट दोष देखिए, राष्ट्रीयता की भावनाओं का अवहेलना की गई, लोकतंत्रीय भावनाओं की उपेक्षा की गई, क्रांति से उत्पन्न भावनाओं की उपेक्षा की गई, स्वार्थ की पूर्ति करना थी। तो देखिए मेटरनिक तो खुद का खुद पूरा स्वार्थी आदमी था। राष्ट्रीयता की भावना की अवहेलना भी की गई थी, कुछ राष्ट्र के जो नागरिक थे उनको इधर उधर कर दिया गया, जगह भी इधर उधर हुई, जमीन वगैरह भी। लोकतंत्रीय भावनाओं की उपेक्षा की गई, बिल्कुल। लोकतंत्र का मतलब है वहाँ पे जनता शासन करती है, जनता भेजती है, तो भेजा किसी और का था और लीडर कोई और ही बन रहा है। देखिए नेपोलियन लीडर बना था तो वो कैसे बना था, चुनाव आया था, चुनाव जीत के आया था वो भी। वियना सम्मेलन से पूर्व यूरोपवासी युद्ध की विभीषिका से अत्यंत पीड़ित थे। युद्धों से जर्जरित यूरोप में शांति और सुरक्षा का वातावरण स्थापित करना वियना कांग्रेस की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वियना कांग्रेस के फलस्वरूप यूरोप में 40 से 50 वर्ष तक शांति बनी रही।
देखिए नेपोलियन के कारण युद्ध हो चुके थे यूरोप में बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे क्या हुआ था, वातावरण जो था बहुत अशांति हो गई थी। वियना कांग्रेस की यह सफलता मान सकते हैं हम, जो है उसका लाभ मान सकते हैं। उन्होंने स्थापित कर दिया वापस यूरोप में सुरक्षा और शांति की भावना, और 40-50% तक कोई युद्ध को नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेटरनिक व्यवस्था से क्या तात्पर्य। मेटरनिक क्या था, वियना कांग्रेस का जो अध्यक्षता किसने की थी, मेटरनिक ने की थी। मेटरनिक कहाँ का था, यह क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताओ। मेटरनिक व्यवस्था से तात्पर्य यूरोप में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जाए कि क्रांति अपना सिर पुनः उठा ना सके, यथापूर्व स्थिति बनी रही तथा उदारवाद, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के विचारों का प्रसार ना हो सके। देखो कितनी घटिया सोच है इसकी। क्रांति होगी अगर किसी के साथ में शोषण होगा तो, जबकि ये कह रहा है उसे कुचल दो, जो पहले चल रहा था उसे ही चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, परिवर्तन पागलपन है। ये कथन किसका है, ये कथन ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक का। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, तो मेटरनिक कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का। जैसा चल रहा है चलने दो, परिवर्तन पागल है, ये कथन देखो किसका है, चांसलर का, मेटरनिक का। जबकि नेपोलियन क्या कहता था, परिवर्तन लाओ, मेटरनिक की गृह नीति का प्रभाव था। मेटरनिक ने ऑस्ट्रेलिया में पुलिस और गुप्तचरों पर आधारित पूर्णतः रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित कर दी। उसकी व्यवस्था लगभग 33 वर्षों तक सफलतापूर्वक चलती रही। 1830 की फ्रांस की क्रांति का भी ऑस्ट्रेलिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभाव तो कैसे पड़ता है, ये दुश्मन बेटा था मेटरनिक। परंतु मेटरनिक की यह प्रतिक्रियावादी नीति अंत में ऑस्ट्रेलिया के लिए अहितकार सिद्ध हुई, क्योंकि उसकी जो IR अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे वो कमजोर हो गए थे, कोई हेल्प करना ही नहीं चाहता था, व्यापार नहीं करना चाहता था। मेटरनिक की विदेश नीति के दो मुख्य उद्देश्य बताइए, यूरोप में शांति बनाए रखना एवं वियना कांग्रेस द्वारा निर्मित व्यवस्था को नष्ट होने से बचाए रखना, अपने देश की प्रतिष्ठा एवं गौरव में वृद्धि करना। जस्ट सिंपल काम हो। एक तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता कहीं दे दी, दादो बड़को खाटो। कांग्रेस द्वारा निर्मित व्यवस्था को नष्ट होने से बचाया, अपने देश की प्रतिष्ठा एवं गौरव में वृद्धि करना, वो तो करेगा। वियना सम्मेलन में निर्णयों पर मेटरनिक के प्रभावों को बताइए। तो वियना सम्मेलन में अधिकांश निर्णय मेटरनिक की सलाह से लिए, क्योंकि अध्यक्ष था उसके। उसने अपनी कूटनीति एवं दूरदर्शिता से यूरोप के मानचित्र को इस प्रकार बदला जिससे ऑस्ट्रेलिया की सीमा अत्यधिक बढ़ जाए और प्राचीन वंशों के राज्यों की पुनर्स्थापना हो सके। बहुत स्वार्थी आदमी था, वापस रीड करो। मानचित्र को बदल दिया यूरोप के अपने फायदे के लिए। वियना कांग्रेस के निर्णयों को स्थायित्व प्रदान करने मेटरनिक ने कौन सी व्यवस्था स्थापित की, तो देखिए संयुक्त व्यवस्था की स्थापना की उसने, और इसके अंतर्गत 1815 से 1825 तक अनेक सम्मेलन आयोजित किए गए यूरोप में क्रांतिकारी भावनाओं का प्रचार एवं प्रसार होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेटरनिक का पतन किस प्रकार हुआ। 13 मार्च 1848 को वियना में मजदूरों और विद्यार्थियों ने राजमहल और मेटरनिक के भवन को घेर लिया और मेटरनिक का पतन हो, मेटरनिक की व्यवस्था का नाश हो आदि नारे लगाए। इस बार मेटरनिक को झुकना पड़ा, उसने चांसलर के पद से इस्तीफा त्याग पत्र दिया और इंग्लैंड चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेटरनिक व्यवस्था की असफलता के 4 परिणाम बताए। देखिए तो किस वजह से नहीं हुआ था। प्रतिक्रियावादी नीति, उदारवादी प्रबलता, समय के विपरीत समाजवादी स्वादी भावना, ये उसके प्रमुख कारण थे। सन 1815 से 1848 तक तक का युग यूरोप के इतिहास में किसका युग है, तो वो मेटरनिक का युग कहलाता है। 15 से 48 तक का युग मेटरनिक का सबसे बड़ा दोष था। क्रांति से उत्पन्न राष्ट्रीयता, उदारता, लोकतंत्र, सिद्धांतपूर्ण अपेक्षा अपनी नीति में संसार के पीछे ढकेलने की चेष्टा की थी। ये सबसे बड़ा रोग था। वियना कांग्रेस के बाद में उसने कहा कि जैसा चलना है चलने दो, परिवर्तन पागल है, इस प्रकार के कथन क्या कि उसने अपनी सोच छोटी कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोलवेरिन क्या है। जोलवेरिन एक आर्थिक संगठन है। इसकी स्थापना 1834 ईस्वी में जर्मनी के राज्यों ने अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर प्रसार के नेतृत्व में किया। जोलवेरिन संघ के सदस्य राज्य में औद्योगिक विकास के लिए यह निर्णय लिया कि वे माल का स्वतंत्र व्यापार करेंगे तथा एक दूसरे के माल पर चुंगी नहीं लेंगे। जोलवेरिन एक आर्थिक संघ की स्थापना 1834 में करी। जर्मनी के 18 राज्य एक मान मिलिया प्रसा के नेतृत्व में प्रसा एक लीडर 18 राज्य के साथ माह जोलवेरिन राज्य में औद्योगिक विकास के लिए माल का स्वतंत्र व्यापार करेंगे तथा एक दूसरे को नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कार्बोनरी संस्थाएं प्रमुख 2 राजनीतिक उद्देश्य लिखे, तो वो है विदेशियों को इटली से बाहर निकालना, वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना। अच्छा, कार्बोनरी संस्था का मतलब क्या है, किसने इसकी स्थापना की थी।
अगले वाले टॉपिक में आ गए हम। फ्रेंड्स नींद बहुत आ रही है, इसीलिए मैं ये वीडियो पॉज करके बाद में रिकॉर्डिंग करूँगा। ठीक है, एक बार पॉज कर लेते। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इटलीलियंस के लिए है ये नारा किसका है? तो ये मेजिनी का नारा है। ये क्वेश्चन है वो वर्ल्ड हिस्ट्री का इटली का एकीकरण पढ़ते हैं वहाँ पे है, वहाँ पे लिया गया है। ये मेजिनी, काबूर, गैरिबाल्डी वहाँ से इनका कनेक्शन है, तो वहाँ पे आपको अपनी जो भी बुक है वहाँ पे आ जाओ आप। युवा इटली के दो उद्देश्य बताए। देखो एक यंग इटली है, एक युवा इटली है, सेम ही है। तो यह आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन शब्द है कि यंग इटली और युवा इटली क्या है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये सेम शब्द है, इसका कोई इश्यू नहीं है। देखिए इनका उद्देश्य क्या है, ऑस्ट्रेलिया को इटली से बाहर निकाल दिया जाए। ऑस्ट्रेलिया का जो था ना, कौन था, मेटरनिक, उसको बाहर किया जाए। इटली का एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा वही थी। इटली को स्वतंत्र कर उसका एकीकरण किया जाए। इटली को स्वतंत्र कर उसका एकीकरण किया जाए, यह भी मोस्ट है। नेक्स्ट है विले फ्रैंका की संधि कब और किस किस के बीच संपन्न हुई थी? देखिए विले फ्रैंका की संधि 11 जुलाई 1859 को फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई। 1859 में हुई थी विले फ्रैंका की संधि। ज्यूरक की संधि कब हुई? इसके अनुसार लोम्बार्डी का प्रदेश किसे प्राप्त हुआ? तो देखिए ज्यूरक की संधि 10 नवंबर 1859 ईस्वी को हुई। इसके अनुसार लोम्बार्डी का प्रदेश सार्डिनिया को दे दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन छूटा हुआ है। देखिए 1854 का क्रीमिया युद्ध है, वो भी यहाँ पे छूटा हुआ है, इसीलिए वापस सीक्वेंस नहीं बना। वापस ये क्वेश्चन है, वन लाइन क्वेश्चन में क्रम नहीं बन पा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्यूरिख की संधि में लोम्बार्डी किसको दिया? सार्डिनिया को दे दिया गया। सार्डिनिया और लोम्बार्डिया है, ये इटली के एकीकरण में हम पढ़ेंगे। रोम में कब किसके नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई थी? देखिए रोम में फरवरी 1849 ईस्वी में मेजिनी के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, वो उस जो चल रही है हमारी लेक्चर की सीरीज, उसमें मेजिनी, काबूर है, गैरिबाल्डी कौन है, इनका एक एक बारे में पढ़ेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट है, जेराम बोनापार्ट है, सब के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी के एकीकरण का मार्ग किस प्रकार प्रशस्त किया? तो देखिए नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी के 200 से भी अधिक राज्यों के स्थान पर 39 राज्यों का राइन संघ बनाकर एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने 200 से अधिक राज्यों, मतलब 200 ज़्यादा राज्यों में वो डिवाइड था, बटा हुआ था, तो उसको 39 राज्यों में किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने, जिसने निरंतर युद्ध किए थे वही है। इसने राइन संघ बनाकर एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। अब देखिए यहाँ पे राइन आया ना नाम, तो राइन मार्ग क्या है, राइन नदी क्या है, यहाँ पे कुछ है, वो ज्योग्राफी से कनेक्शन हो रहा है, वो भी आप देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेस्टाइन की संधि की 2 शर्तों का उल्लेख कीजिए। अब ये गेस्टाइन की संधि है, ये मैप का क्वेश्चन है। स्लेस्विग पर पर्सा का अधिकार मान लिया गया, होलिस्टीन पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार मान लिया गया। पर्सा और ऑस्ट्रेलिया की अगर लोकेशन देखेंगे ना आप, तो स्लेस्विग है वो पर्सा की तरफ है, होलिस्टीन ऑस्ट्रेलिया की तरफ है। गेस्टाइन की संधि में यह शर्त हुई थी कि दोनों अलग अलग एक एक को डिवाइड कर लेंगे, बांट लेंगे। फ्रांस व पर्सा के बीच युद्ध के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए दक्षिणी जर्मन राज्यों पर फ्रांस का अधिकार, शिडाओ के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय से निराशा। अब देखिए फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध के 2 किन्हीं कारणों का उल्लेख कीजिए। फ्रांस और पर्सा के बीच में युद्ध हुए 2, ठीक है, उसके कारण और परिणाम वो देखिए। जर्मनी राज्यों पर फ्रांस का अधिकार, देखिए दक्षिणी जर्मन राज्यों, अगर जर्मनी के मैप में जाओगे तो वहाँ पे नीचे है फ्रांस, तो वहाँ पे फ्रांस का अधिकार था। शिडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय से निराशा। देखिए अब मैं आपको बताऊं, बिस्मार्क का नाम सुना है ना अपना, तो वो जर्मनी का एकीकरण का उसे मास्टरमाइंड कह सकते हैं हम। तो जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में करना चाहता था? वो पर्सा के नेतृत्व में। तो पर्सा का युद्ध किसके साथ होगा? फ्रांस के साथ, क्योंकि जो जर्मनी के जो राज्य थे वहाँ पे फ्रांस का अधिकार था, और जर्मनी के साथ संधि किसकी की हुई थी? पर्सा की। तो यही चक्कर है, जर्मनी का पार्ट था पर्सा, यही वजह है। और शेडोवा के युद्ध में ही क्या हुआ, जर्मनी और इटली का एकीकरण दोनों का अंतिम रूप से हम मान सकते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि की किन्हीं 2 शर्तों का उल्लेख कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो एकीकरण समाप्त हो जाता है उसके बाद में गुप्त संधियों का युग आता है। बिस्मार्क को गुप्त संधियों का जनक कहा जाता है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनाए गए हैं। देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि की किन्हीं 2 शर्तों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए फ्रांस को मेज तथा स्टार्स बर्ग सहित अल्सास और लोरेन के प्रदेश जर्मनी को देने पड़े थे। फ्रांस को मेज तथा स्टार्स बर्ग सहित
ये अत्यधिक मात्रा में लोहे और जो लोहे और कोयला खनिज वाले प्रदेश है अल्सास और लोरान, ये किसको देने पड़े? तो ये जर्मनी को देने पड़े फ्रांस के द्वारा। फ्रांस पर 20 करोड़ पाउंड युद्ध का हर्जाना लादा गया। देखिए फ्रांस और जो पर्सा के बीच में युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। जर्मनी का उस टाइम नेतृत्व कर रहा था बिस्मार्क। तो अगर बिस्मार्क जी नेतृत्व करेंगे तो उस फ्रांस की हालत ख़राब नहीं कर देंगे क्या? तो देखिए फ्रांस पे 20 करोड़ पाउंड युद्ध का हर्जाना भी लादा है और उसके जो प्रदेश थे कुछ वो भी ले लिए। बिस्मार्क की विदेश नीति के किन्हीं दो उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना, ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए यूरोप के बड़े देशों का समर्थन प्राप्त करना, यही थे। क्रीमिया युद्ध का मुख्य कारण क्या हुआ? क्रीमिया युद्ध से जनधन की भीषण हानि हुई, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में रूस की शक्ति तथा प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा, युद्ध ने वियना व्यवस्था का अंत कर दिया। वियना व्यवस्था 1815 वाली है और क्रीमिया युद्ध 1854 में हुआ था, 54 में हुआ था। क्रीमिया युद्ध कब प्रारंभ हुआ? इस युद्ध में भाग लेने वाले देशों के नाम लिखिए। तो देखिए क्रीमिया युद्ध 1853 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में भाग लेने वाले देश थे रूस, तुर्की, इंग्लैंड, फ्रांस, पीडमांड, सार्डिनिया आदि। अभी इनमें से कुछ देश है वो गायब हो गए, पीडमांड, सार्डिनिया ये अभी राज्य बनकर रह गए, जबकि रूस, तुर्की, इंग्लैंड, फ्रांस अभी भी है। बाल्कान युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के लिए कहाँ तक उत्तरदायी थे? तो देखिए बाल्कान युद्ध विश्व युद्ध के लिए बहुत उत्तरदायी थे। इन युद्धों के कारण यूरोप में राष्ट्रवादिता की लहर ने यत्र तत्र विद्रोह को जन्म दिया। इसके परिणाम स्वरूप यूरोपीय राजनीतिक क्षितिज में पारस्परिक वैमनस्य एवं कटुता को जन्म मिला। वैमनस्य एवं कटुता ने प्रथम विश्व युद्ध का रूप धारण कर लिया। अब देखिए बाल्कान एक प्रदेश है, ये 1871 से ये मान सकते हैं गुप्त संधियों के बाद में। अगर हम प्रथम विश्व युद्ध के कारण पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे पढ़ेंगे हम पॉइंट, बाल्कान युद्ध पढ़ेंगे, गुप्त संधियाँ पढ़ेंगे, 1800 ये फ्रैंकफर्ट की संधियाँ हैं, तो वहीं से स्टार्ट होता है प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थे, ये कारण बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए बोस्निया व हर्जगोविना के प्रति बर्लिन कांग्रेस का क्या निर्णय था? तो देखिए बर्लिन कांग्रेस के निर्णय अनुसार बोस्निया व हर्जगोविना पर तुर्की का प्रभुत्व बना रही, किंतु उसका प्रशासकीय नियंत्रण अनिश्चित काल के ऑस्ट्रिया को सौंप दिया गया था। यहाँ पे देखिए बोस्निया व हर्जगोविना पर तुर्की का प्रभुत्व बना रहा, उनका प्रशासनिक नियंत्रण अनिश्चित काल के लिए ऑस्ट्रिया को सौंप दिया गया। क्रीमिया युद्ध की घोषणा किसने और कब की? तो देखिए क्रीमिया युद्ध की घोषणा 23 अक्टूबर 1853 ईस्वी को तुर्की ने की थी। क्रीमिया युद्ध की घोषणा 23 अक्टूबर 1853 को तुर्की ने की थी। सिनोप हत्याकांड क्या था? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 अक्टूबर 1853 ईस्वी को रूस के जहाजी बेड़े ने साइनोप की खाड़ी में स्थित तुर्की के जहाजी बेड़े को नष्ट कर दिया और तुर्की का नरसंहार किया। इसे सिनोपा हत्याकांड कहा जाता है। देखिए सिनोपा हत्याकांड ये साइनेप की खाड़ी में हुआ था, तुर्की के जहाज को बुरी तरह से नष्ट कर दिया। तो यही है, रूस के जहाजी बेड़े ने, रूस और तुर्की के मध्य हम मान सकते हैं क्योंकि ये बाल्कान वाला प्रदेश है ना, ये खाड़ी वाले देश, यहाँ पे अधिकार को लेकर, उपनिवेश को लेकर ये युद्ध हुआ था, सिनोपा हत्याकांड। पेरिस की संधि कब और किस किस के बीच हुई? तो देखिए पेरिस की संधि 30 मार्च 1856 को रूस व मित्र राष्ट्रों के बीच हुई थी। ये क्रीमिया युद्ध के बाद की संधि है पेरिस की संधि। बाकी पेरिस की संधि यहाँ इतिहास में बहुत बार हो चुकी है। अगर हम बात करें तो देखिए अमेरिका की क्रांति के बाद में भी पड़ी थी। अगर प्रथम विश्व युद्ध के बाद में भी पेरिस की वो होगा, पेरिस का सम्मेलन होगा 1919 में, 1856 में भी है। इस प्रकार पेरिस में बहुत संधियाँ हुई है। बर्लिन की संधि की 2 शर्तों का उल्लेख कीजिए। बर्लिन देखो सर्बिया तथा मोंटेनीग्रो को स्वतंत्र मान लिया जाए, वृहत बल्गारिया को 3 भागों में विभाजित कर दिया जाए। ये क्वेश्चन है जो मैप से ही होने वाले हैं। प्रथम बाल्कान युद्ध कब और किस किस के बीच हुआ? तो देखिए प्रथम बाल्कान युद्ध अक्टूबर 1912 में तुर्की तथा यूनान, बल्गारिया, सर्बिया एवं मोंटेनीग्रो के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय बाल्कान युद्ध कब और किस किस के बीच हुआ? तो देखिए द्वितीय बाल्कान युद्ध 29 जून 1913 ईस्वी को बल्गारिया तथा सर्बिया, यूनान, रोमानिया और तुर्की के बीच हुआ था। द्वितीय बाल्कान युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? यह कब संपन्न हुई? द्वितीय बाल्कान युद्ध का अंत बुखारेस्ट की संधि से हुआ। यह संधि 10 अगस्त 1913 को संपन्न हुई। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग के साथ साथ एंडिंग भी पूछी गई है। द्वितीय बाल्कान युद्ध का अंत बुखारेस्ट की संधि के द्वारा हुआ था। बुखारेस्ट कहाँ पे? हंगरी की राजधानी क्या है तो वो बताओ आप। क्रीमिया युद्ध के किन्हीं 2 कारणों का परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में रूस की शक्ति तथा प्रतिष्ठा को आघात, जनधन की भीषण हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम बाल्कान
युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? देखिए प्रथम बाल्कान का अंत वो लंदन की संधि के द्वारा हुआ, जबकि जो द्वितीय युद्ध बाल्कान वो उसका जो अंत बुखारेस्ट से हुआ था। लंदन और बुखारेस्ट याद रखो। यह संधि 30 मई 1913 को हुई थी। सेन स्टीफेनो की संधि किन्हीं दो शर्तों को लेके जो देखिए, तुर्की के सुल्तान ने बोस्निया तथा हर्जगोविना में रूस तथा ऑस्ट्रिया के संरक्षणों में सुधारों की शुरुआत तुरंत कार्यवाही करने का वचन दिया। तुर्की ने सर्बिया, मोंटेनीग्रो तथा रोमानिया को स्वतंत्रता स्वीकार कर लिया। अब देखिए सेन स्टीफेनो की संधि में किस से संबंधित है? देखिए द्वितीय बाल्कान युद्ध, प्रथम बाल्कान युद्ध। ये देखो यहाँ पे तो जो इनके लेके संबंध हुआ था, जो संघर्ष हुआ था। अब सेन स्टीफेनो की संधि में इनके मध्य क्या हुआ? समझौता हुआ। ब्रिटेन में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? तो देखिए चार्टिस्ट आंदोलन 1832 ईस्वी के सुधार अधिनियम के उपरांत प्रारंभ हुआ और 1850 ईस्वी तक जारी रहा। महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में इस आंदोलन ने 1837 ईस्वी में प्रबल धारण कर लिया और अगले 11 वर्ष तक इसका बहुत जोर रहा। देखिए चार्टिस्ट आंदोलन क्या है। 1832 में शुरू वापस बात तो ये 1850 ईस्वी तक जारी रहा, 18 साल तक। उस समय शासनकाल किसका था? तो महारानी विक्टोरिया का। 1837 में प्रबल रूप धारण कर लिया, ये 1832 से स्टार्ट हुआ, 1837 और अगले 11 वर्षों तक इसका बहुत जोर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ब्रिटेन में चार्टिस्ट आंदोलन किस उद्देश्य से प्रारंभ किया? देखिए इसे मुख्यतः शिल्पकारों, किसानों, मजदूरों राजनीतिक अधिकार प्राप्त तथा अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। चार्टिस्ट आंदोलन एक ऐसा प्रयत्न था जिसके द्वारा देश में सामाजिक क्रांति लाने का उद्देश्य राजनीतिक सुधारों के रूप में छिपा हुआ था। देखिए इसे मुख्यतः शिल्पकारों, किसानों तथा मजदूरों ने राजनीतिक अधिकार प्राप्ति तथा अपनी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। अब देखो ब्रिटेन में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था तो वो मजदूर वर्गों ने किया था। उसका उद्देश्य था वो आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में सुधार करना चाहते थे, उनका शोषण हो रहा था। क्रांति का सबसे मुख्य कारण क्या होता है? शोषण ही होता है। चार्टिस्ट आंदोलन की मुख्य मांगें क्या थी? एक याद रखना, चार्टिस्ट आंदोलन हुआ कहाँ पे? तो इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन की प्रमुख मांगें क्या थी? देखिए प्रत्येक वयस्क पुरुष को मताधिकार देना चाहिए। निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार बनाए जाए कि उन्हें मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर हो। ये चार्टिस्ट आंदोलन की प्रमुख मांगें थी। तो देखिए प्रत्येक वयस्क पुरुष को मताधिकार, इसका मतलब है जो इंग्लैंड में है सबको मताधिकार नहीं था। सेकेंड पॉइंट है निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार बनाया जाए कि उसमें मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर हो। निर्वाचन क्षेत्र जो इलेक्शन का जो एरिया है वो निश्चित किया जाए, लगभग बराबर किया जाए। अलग जैसे जोधपुर में अगर 500 मेंबर है तो नागौर में भी 500 मेंबर, इस प्रकार बराबर हो। संसद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए संपत्ति की शर्त नहीं रखी जाए। अच्छा यहाँ पे देखो एक बात और याद आ रही है कि वहाँ पे केवल संपत्ति, जिनके पास संपत्ति थी, जो अच्छे धनवान थे, अच्छे पैसे वाले थे, उन्हीं को मताधिकार था, उन्हीं को है वो निर्वाचित होने का अधिकार था। प्रत्येक चुनाव में गुप्त मतदान कराया जाए। संसद के सदस्यों को आर्थिक भत्ता दिया जाए तथा चुनाव प्रतिवर्ष कराए जाए। वहाँ पे चुनाव भी प्रतिवर्ष नहीं होता था। तो ये चार्टिस्ट आंदोलन की प्रमुख मांगें थी। ब्रिटेन का अन्न कानून या कॉर्न लॉ क्या था? देखिए ब्रिटिश संसद से जमींदारों ने अपने हितों की रक्षा के लिए 1815 ईस्वी में अन्न कानून पास करा लिए थे। ब्रिटिश संसद से जमींदारों ने अपने हितों की रक्षा के लिए 1815 ईस्वी में कानून पास करा लिए थे, जिनके अनुसार अकाल को छोड़कर इंग्लैंड में अनाज का आयात नहीं किया जा सकता। तो देखिए ब्रिटेन में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, उसी टाइम की बात है कि एक तो अन्न की कमी थी, ऊपर से ये नियम भी लगा दिया अन्न कानून, जिसके तहत केवल अकाल के समय ही बाहर से अनाज खरीदा जा सकता है, जबकि वहाँ पे कमी थी इसके बारे में। जहाँ पे अगर बुक में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामंतवाद मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास की एक मुख्य विशेषता रही। जिस जमीन या स्वत्व पर अपने से ऊपर की किसी शक्ति को शुल्क देना पड़ता है वह क्षेत्र फ्यूड कहलाता है। अब देखिए सामंतवाद है वो 4वीं या 5वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक पुनर्जागरण तक रहा था सामंतवाद, और यूरोपीय इतिहास की प्रमुख घटना है। इसमें क्या होता था कि जो ज़मीन होती थी उसके ऊपर अपने किसी सामंत या फ्यूड को कर देना पड़ता था, यही फ्यूडलिज्म कहलाता है। ऐसे एक या अनेक क्षेत्रों का मालिक फ्यूडल लॉर्ड कहलाता था। फ्यूडल लॉर्ड के लिए हिंदी में सामान्यतः सामंत शब्द का प्रचलन हुआ था। सामंतवाद के विकास के कारण क्या थे? तो देखिए सामंतवाद के विकास के प्रमुख रूप से 2 कारण थे, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण। देखिए
सामंतवाद के दो कारण है, राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण। ये बड़े वाले क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामंतवाद के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। ये बड़े वाले क्वेश्चन में आ जाएगा। धर्म युद्ध का प्रभाव है, राजाओं की शक्ति में वृद्धि है। तो देखिए सामंतवाद के पतन के क्या कारण था। देखिए किसानों के विद्रोह होने लगे, लगातार शोषण की वजह से धर्म युद्ध का प्रभाव भी हुआ था, मार्टिन लूथर का भी प्रभाव हुआ था, राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई थी, व्यापारियों का विरोध हुआ था, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, नगरों का विकास, पश्चिमी एशिया से संपर्क, सामंतों का भोग विलासिता, यह सब कारणों की वजह से है सामंतवाद का पतन हुआ था। बड़े वाले क्वेश्चन में ये बड़ा क्वेश्चन है, वहाँ पे समझेंगे। धुरी राज्यों और मित्र राज्यों के गुट में क्रमशः कौन से देश सम्मिलित थे। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राज्यों में ऑस्ट्रिया, जर्मनी तथा सर्बिया इत्यादि राज्य और मित्र राज्यों में इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस शामिल थे। देखिए धुरी राज्य में है, ये सब की इनकी लोकेशन है वो बीच में है, धुरी में है। ट्रिपल अलायंस व ट्रिपल आतांत के सदस्य राष्ट्रों के नाम लिखिए। तो देखिए ट्रिपल अलायंस के कौन कौन से, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली है, जबकि ट्रिपल आतांत के सदस्य वो हैं इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ व अंत कब हुआ। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 28 जुलाई 1914 को हुआ तथा 11 नवंबर 1918 को अंत हुआ। 28 जुलाई याद रखो, 28 जुलाई 1914। 28 का आधा कितना होता है 14, और 14 का आधा कितना होता है 7। तो 7वां महीना कौन सा है ये बताइए आप। जुलाई है। 11 नवंबर 1918। देखिए 11 कौन सा महीना आता है, नवंबर आता है कि नहीं, 1918 ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी दो महाशक्तियों का उदय हुआ। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान की महाशक्ति के रूप में उदय हुआ। यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध का पूछा गया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी दो महाशक्तियों का। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हम पढ़ेंगे तो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध में जापान का होगा, क्योंकि रूस की तो अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, तभी तो 1917 की क्रांति आई थी। त्रिगुट का निर्माण कब हुआ। तो देखिए त्रिगुट का निर्माण 1882 में हुआ। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली सम्मिलित थे। ये गुटों का निर्माण का अगर जिम्मेदार बोले ना तो हम बोल सकते हैं उसको बिस्मार्क को। त्रिराष्ट्र मैत्री गुट का निर्माण कब हुआ, इसमें कौन से देश सम्मिलित थे। तो देखिए त्रिराष्ट्र मैत्री गुट का निर्माण 1907 में हुआ था। इसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रूस सम्मिलित थे। इसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रूस सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की। तो देखिए यहाँ पे एक कहानी है, ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था वो सर्बिया के किसी क्षेत्र में घूमने गया था और वहाँ पे उसकी हत्या हो गई, वो कहानी है। देखो ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 ईस्वी को सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने कब और क्यों भाग लिया। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी द्वारा उसके 5 व्यापारी जहाज़ों को डुबा देने की घटना से नाराज होकर भाग लिया था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध में पार्ल हार्बर की देखिए सेकेंड विश्व युद्ध में घटना, और जो फर्स्ट है इसमें आपको देखनी होगी प्रथम विश्व युद्ध में किसने, जर्मनी द्वारा 5 जहाज़ों को डुबा दिया गया था, व्यापारी जहाज़ों को, तभी अमेरिका इसमें इंक्लूड हुआ था, शामिल हुआ था, इन्वॉल्व हुआ था। केंद्रीय शक्तियों में कौन से 4 राज्य सम्मिलित थे। तो देखिए केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की तथा बल्गारिया सम्मिलित थे। ऐसे 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का उल्लेख कीजिए जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध को प्रोत्साहित किया। तो देखिए क्या क्या कारण थे जो प्रथम विश्व युद्ध को ना निश्चित हो प्रथम विश्व युद्ध होगा, इसके कारण कौन कौन से बने। तो देखिए मोरक्को संकट है, बोस्निया संकट है, इटली का ट्रिपोली पर आक्रमण है तथा बाल्कान युद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के कोई 4 परिणाम बताइए। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध के 4 परिणाम निम्नलिखित थे। निरंकुश राजतंत्रों का अंत हुआ, लघु राज्यों का उदय हुआ, लोकतंत्र का विकास हुआ, राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। राष्ट्र संघ की स्थापना किसका हुई थी, 1920 में हुई थी, नहीं हुई थी। अमेरिका का जो था ना, क्या नाम था उसका नाम याद नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं तो मैं बताऊंगा। फांसीवादी सैन्यवाद का आधारभूत सिद्धांत क्या। तो देखिए फांसीवाद के 4 सिद्धांत थे। एक दल और एक नेता में विश्वास, लोकतंत्र तथा साम्यवाद का विरोधी, राज्य व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि व्यक्ति राज्य के लिए, वर्ग संघर्ष का विरोधी, अर्थात सबको एक ही समाज का अंग मानना था। मुसोलिनी की विदेश नीति का क्या उद्देश्य था। देखिए मुसोलिनी ने उग्र विदेश नीति का अनुसरण किया जिसका लक्ष्य इटली को अंतर्राष्ट्रीय जगत में गौरवपूर्ण स्थान दिलाना था, भूमध्य सागर को इटली की झील बनाना था, अफ्रीका में विशाल साम्राज्य स्थापित करना तथा वर्साय संधि में
संशोधन करना था। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है वर्षा की संधि किसके साथ हुई। तो देखिए ये सभी के सब क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल में आते हैं। थोड़ा सा इनका ना लेवल अलग है, थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग आता है। इस प्रकार आपको वन लाइन में लिखना नहीं है, वहाँ पे सीधा फैक्ट के रूप में पूछे जाते हैं। मुसोलिनी ने उग्र विदेश नीति का अनुसरण किया, मतलब उग्रता के साथ में क्या, दंडता के साथ में। अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसमें जो देश प्रेम की भावना थी, इटली को विश्व स्तर पर पहचान दिलाना था। भूमध्य सागर को इटली की झील बनाना, मतलब भूमध्य सागर पे कब्जा और अफ्रीका पर विशाल साम्राज्य स्थापित करना किसका लक्ष्य था। तो वही लक्ष्य था इसका, मुसोलिनी का। नाज़ी दल व इसके संस्थापक का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए नाज़ी दल ये हिटलर वाला है। नाज़ी दल का पूरा नाम राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर दल था। इस दल की स्थापना एडोल्फ हिटलर ने की थी। 1937 का सज्जन समझौता क्या था। तो देखिए सज्जन समझौता, जेंटलमैन एग्रीमेंट, एक अपने राजस्थान हिस्ट्री में भी हुआ है। कब हुआ है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं आ रहा तो मैं बताऊंगा। नेट का क्वेश्चन है ये सज्जन जेंटलमैन एग्रीमेंट, बड़ी लेवल का क्वेश्चन है। देखिए इंग्लैंड इटली को मित्र बनाने के लिए प्रयत्नशील था, अतः 2 जनवरी 1937 को दोनों के बीच समझौता हुआ, जिसे इतिहास में सज्जन समझौता कहते हैं। इसमें दोनों ने स्पेन की तटस्थता और अखंडता को स्वीकार करने और भूमध्य सागर से गुजरने की संवेदनता के सिद्धांत को मान्यता दी। फांसीवाद का लक्ष्य क्या था। तो देखिए फांसीवाद का लक्ष्य सार्वसत्तात्मक राज्य की स्थापना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या इटली की राजनीतिक परिस्थितियाँ फांसीवाद के उदय के लिए उत्तरदायी थी। समझाइए। हाँ, इटली की राजनीतिक परिस्थितियाँ फांसीवाद के उदय के लिए उत्तरदायी थी। यथा पेरिस शांति संधियों से निराशा। देखिए क्या क्या थी फांसीवाद के उदय के लिए। इटली की राजनीतिक परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से फांसीवाद उदय हुआ। देखिए पेरिस शांति संधियों से निराशा हुआ था, क्योंकि पेरिस में जो वर्षाई की संधि हुई थी इटली के साथ, बहुत ही खराब संधि हुई थी। इटली को जर्जित तोड़ दिया था एक प्रकार से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली की सरकार की अयोग्यता और दुर्बलता। वहाँ पे जो लोकतांत्रिक सरकार थी वो दुर्बल थी। समाजवादियों का बढ़ता प्रभाव। इसके अलावा राष्ट्रवादियों में असंतोष भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेसियो शब्द से आप क्या समझते हैं अथवा फांसीवाद का क्या अर्थ है। देखिए फासिस्ट शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द फेसियो से हुई है, जिसका अर्थ है छड़ियों का बंडल। इस चिन्ह को शक्ति, एकता व अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। फासिस्टवादी एक राज्य, एक झंडा व एक नेता में विश्वास करते थे। उनका मानना था संगठन में शक्ति। देखो क्या हो रहा है कि नहीं, छड़ियों का बंडल, अगर कोई छड़ियों का बंडल, कोई लकड़ियों का बंडल होता है तो उसे तोड़ना आसानी से नहीं है। वो शक्ति, एकता व अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिटलर ने राष्ट्र संघ की सदस्यता से कब और क्यों त्यागपत्र दे दिया। तो देखिए 24 अक्टूबर को तो भारत इसमें शामिल हुआ था। नहीं, यूएनओ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर 1933 को हिटलर ने जर्मनी को सशस्त्रीकरण का अधिकार अथवा अन्य राष्ट्रों द्वारा जर्मनी के समान निःशस्त्रीकरण के पालन के प्रस्ताव को फ्रांस द्वारा विरोध करने पर राष्ट्र संघ से त्यागपत्र दे दिया। देखिए यहाँ पे हथियारों की लड़ाई हुई है। देखिए जर्मनी को अधिकार अथवा अन्य राष्ट्रों द्वारा, हाँ तो देखिए यहाँ पे किसको लेकर हुआ था। तो जो जर्मनी है अपना अधिकार, जर्मनी है जो हिटलर के नेतृत्व में सशस्त्रों को बढ़ावा देना चाहती थी, जबकि फ्रांस क्या था, फ्रांस ने उसका विरोध किया। इसी कारण उसका है वो त्यागपत्र दे दिया। फासिस्ट दल की स्थापना किसने और कब की। तो देखिए फासिस्ट दल की स्थापना 23 मार्च 1919 को मुसोलिनी ने मिलान नगर में की थी। फासिस्ट दल की स्थापना 23 मार्च 1919 को मुसोलिनी ने मिलान नगर में की थी। मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री कब बना। देखिए मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री 30 अक्टूबर 1922 ईस्वी को बना था। अब आप बताइए हिटलर कब बना था, कमेंट बॉक्स में बताइए। इटली ने एबिसिनिया पर आक्रमण कब किया। तो देखिए इटली ने एबिसिनिया पर आक्रमण 1935 ईस्वी में किया था। एबिसिनिया युद्ध के 2 परिणाम बताइए। राष्ट्र संघ की दुर्बलता प्रकट होना। एबिसिनिया है क्या, अभी ये बताओ आपको। इथोपिया की राजधानी क्या है वो बताइए आप। अदिस अबाबा है, तो अदिस अबाबा का जो पहले नाम था वो एबिसिनिया था। इटली ने एबिसिनिया पर आक्रमण किया। देखिए मुसोलिनी का जो टारगेट था वो यही था क्या, अफ्रीका पर विशाल साम्राज्य स्थापित करना, और इसी के तहत उसने एबिसिया पर आक्रमण किया। इटली और जर्मनी में घनिष्ठ संबंध स्थापित होना भी थे। देखिए एबिसिनिया युद्ध के 2 परिणाम, क्यों हिटलर और मुसोलिनी है उनके बीच मित्रता थी। फौलादी समझौता कब और किसके बीच हुआ। तो देखिए फौलादी समझौता इटली और जर्मनी के बीच हुआ था। फौलाद 2 कौन थे, हिटलर और मुसोलिनी।
हिटलर कहाँ का था? तो जर्मनी का। और इटली का कौन था? तो वो था मुसोलिनी। जर्मनी में नाजीवाद के उत्थान के कोई 2 कारण बताइए। तो देखिए, वर्साई की संधि से जर्मन लोगों में असंतोष। वर्साई की संधि से जर्मन लोगों में असंतोष। जर्मन जनता की सैनिक मनोवृत्ति। जर्मन जनता की सैनिक मनोवृत्ति। वर्साई की संधि से जर्मन लोगों में असंतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाजीवाद के उत्थान का मतलब यहाँ पे यही है कि वहाँ पे क्या कारण था जिसकी वजह से नाजीवाद आया था। तो यही है, हिटलर ने क्या किया था अपने भाषणों में, वहाँ की कमियों को, वहाँ के लोगों में असंतोष की भावना थी उसे और बढ़ाया था। म्यूनिख समझौता कब किस किस के बीच हुआ? तो देखिए, म्यूनिख समझौता 19 सितंबर 1938 को इंग्लैंड, फ्रांस, इटली तथा जर्मनी के बीच संपन्न हुआ था। रोम बर्लिन धुरी का निर्माण कब हुआ? तो 26 अक्टूबर 1936 को हुआ था। देखिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छी ट्रिक भी बनती है। 26वें अक्टूबर में कौन सा महीना? 10वां महीना। तो 1936 में कौन सा हुआ था? रोम बर्लिन धुरी। 26-10-36 हो गए कि नहीं? रोम बर्लिन धुरी। म्यूनिख समझौते की 2 शर्तों का उल्लेख कीजिए। देखिए, चेक सरकार 1 अक्टूबर 10 अक्टूबर तक सुडेटेन प्रदेश खाली कर। देखिए, सुडेटन प्रदेश खाली करते समय किसी किलेबंदी या अन्य इमारतों को नष्ट नहीं किया जाएगा। ये बात पहली बात है, सुडेटन प्रदेश खाली करते समय किसी किलेबंदी या अन्य इमारतों को नष्ट नहीं किया जाएगा। म्यूनिख समझौते की बात है तो म्यूनिख समझौते जो हुआ था उसके कारण भी वहाँ पे आ पड़ेंगे। हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना और कैसे बना? देखिए, हिटलर 30 जनवरी 1933 को पोपन के षड्यंत्र से जर्मनी का प्रधानमंत्री बना। अच्छा बताओ, 30 जनवरी को किसी महाभारत की मृत्यु हुई थी क्या? कमेंट में बताओ। द्वितीय विश्व युद्ध का सूत्रपात कब किस घटना से हुआ? तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का सूत्रपात 1 सितंबर 1939 को हिटलर के पोलैंड के आक्रमण करने की घटना से हुई था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो मुख्य कारण था वो हिटलर ही था। हिटलर ने पोलैंड पे आक्रमण किया था 1 सितंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन कौन से प्रमुख देश धुरी राष्ट्र कहलाए? तो देखिए, इटली, जर्मनी और जापान धुरी राष्ट्र कहलाए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने नौसैनिक अड्डे पाल हार्बर पर आक्रमण कर दिया, जिससे नाराज होकर अमेरिका द्वितीय महायुद्ध में शामिल हो गया था। पाल हार्बर किसकी जगह थी? तो वो थी अमेरिका की। अमेरिका ने जापान के किन नगरों पर परमाणु बम गिरा? या तो देखिए, अमेरिका ने 6 नवंबर और 9 नवंबर को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। द्वितीय विश्व युद्ध कब चला? तो देखिए, 1 सितंबर 1939 से 14 अगस्त 6 अगस्त 9 अगस्त भी मानते हैं, लेकिन यहाँ पे 14 अगस्त दी है, 1945 तक चला है। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो देखिए, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस की चेतावनी पर भी जब युद्ध नहीं किया गया तो ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना था। यूरोप का बीमार युक्ति किसे कहा जाता है? तो देखिए, तुर्की साम्राज्य गत 1 शताब्दी से छिन्न भिन्न हो रहा था, वह यूरोप का बीमार युक्ति कहलाता था। तुर्की के पुनर्जन्म का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वो दिया जाता है मुस्तफा कमाल पाशा को। मुस्तफा कमाल पाशा एक पिछड़े हुए और अंधविश्वास से जर्जर देश को सामंती चुंगल से मुक्त कराकर आधुनिक तुर्की का निर्माण किया और अपने देश को गौरव और चरम सीमा पर पहुंचाया। किस संधि ने कमाल पाशा की ख्याति को चरम पर पहुंचा दिया? देखिए, लोसानी की संधि ने कमाल पाशा की ख्याति को चरम सीमा पर पहुंचा दिया और 1923 ईस्वी की लोसानी की संधि कमाल पाशा की प्रथम गौरवपूर्ण क्रांति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोसानी की संधि का हस्तक्षेप उल्लेख कीजिए। तो देखिए, तुर्की का विघटन करने वाली सेवर्स की संधि को कमला पाशा ने मानने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप उसे इंग्लैंड, फ्रांस और यूनान आदि देशों में जाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वापस आइए। देखो, ये क्वेश्चन बहुत 168वां क्वेश्चन देखिए, मोबाइल को उल्टा कर लो आप। तुर्की के पुनरुत्थान के लिए कमाल पाशा ने क्या कदम उठाए? तो देखिए, 1923 में राष्ट्रपति पद पर आसीन होते ही कमाल पाशा तुर्की के पुनरुत्थान, धार्मिक अंधविश्वासों पर कुठारघात करने
शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने और आर्थिक पुनर्निर्माण करने और लोकतंत्रीय सिद्धांतों को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक कदम उठाए थे। कमाल पाशा के 4 सिद्धांत बताइए। तो देखिए, राजतंत्र का अंत कर तुर्की में गणतंत्र की स्थापना की जाए। यह स्वीकार किया जाए कि सत्ता जनता से आती है। राष्ट्र के हित के लिए बड़े बड़े व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तुर्की गणतंत्र धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया जाए। देखो, राजतंत्र को अंत, सत्ता जनता से आती है, आप भी स्वीकार कर ली। राष्ट्र के हित, बड़े बड़े व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण करवा में बिल्कुल, तुर्की गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया, आप भी बढ़िया बात है। कमाल पाशा ने स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए क्या किया। तो देखिए, उन्हें प्राचीन रूढ़ियों के परित्याग का उपदेश दिया। उसने कन्याओं की शिक्षा के लिए अनेक स्कूल खोले और स्त्रियों से पर्दा प्रथा त्यागने की अपील की जो मुस्लिम थे उनके लिए। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने कृषि के विकास के लिए क्या किया। तो देखिए, कृषि विश्वविद्यालय, प्रायोगिक फार्मों, आदर्श फार्मों के माध्यम से कृषि के नए तरीके खोजे। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्की की आर्थिक समृद्धि के लिए क्या कदम उठाए। तो देखिए, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने कृषि, उद्योग धंधे, यातायात, संचार के साधनों अनेक सुधार कर देश की आर्थिक अवस्था को सुधारने का प्रयास किया। आधुनिक ढंग के विशाल उद्योग धंधों की स्थापना की गई। उद्योगों के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई गई। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने कृषि के विकास के लिए क्या किया। तो देख लिया आपने, कृषि विश्वविद्यालय, प्रायोगिक फॉर्मों की स्थापना करी। मुस्तफ़ा कमाल पाशा को तुर्की का पिता क्यों कहा जाता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की का जन्मदाता था। उसने अपनी प्रतिभा, संगठन शक्ति, दूरदर्शिता और सैनिक योग्यता के बल पर उसने तुर्की राष्ट्र का पुनरुत्थान किया और अपने देश के शक्तिशाली, धन संपदा, गौरवपूर्ण राष्ट्र बना दिया। इसी कारण अत्तातुर्क अर्थात तुर्की के नाम से विख्यात है। देखिए, उन्हें दूरदर्शिता, मतलब तुर्की की हालत बहुत ख़राब थी। वर्षा की संधि पढ़े, हम प्रथम विश्व युद्ध में पढ़े तो वहाँ पे, जबकि इसने क्या किया, उसकी जो हालत थी उसको सुधार दिया। अब हमारा जो अति शॉर्ट क्वेश्चन, जो अति लघुरात्मक क्वेश्चन थे, वो पार्ट खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे लघुरात्मक प्रश्न एवं उत्तर। तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद में पढ़ेंगे।